बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हमेशा आप जानते हैं आपके सुबह को और चटखारेदार बनाने के लिए हम हाजिर होते हैं। आज मैं ज़रा डिफरेंट अंदाज के साथ जो है प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। और आगाज़ में जैसे हमेशा हम बात करते हैं लेडीज़ फ़र्स्ट, तो मैं लेडीज़ से करना चाहूँगी कि अक्सर कहा जाता है ख़वातीन के हवाले से, जब भी हम उन्हें सजता हुआ, संवरता हुआ या तैयार होते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि इनको तो कुछ और काम ही नहीं है, हर वक्त तैयार रहना, हर वक्त या तो खाते पीते रहना या फिर अपने पहनावे का सोचते रहना। जबकि अगर देखा जाए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है ख़ुद की केयर करना, लेकिन जो ख़वातीन की स्ट्रगल हमें किचन में दिखाई देती है, घर में दिखाई देती है, या हम ये कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये जो सजती संवरती खूबसूरत ख़वातीन हमें दिखाई देती हैं, इनकी स्ट्रगल भी नाज़रीन बहुत ज़्यादा है। तो आज जो प्रोग्राम में स्पेशली मैं बात करूँगी, एक्टिंग पे भी बात की जाएगी, मॉडलिंग पे बात की जाएगी, डिफरेंट दीगर शोबाजात उन पे हम बात करेंगे और देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे कि ये सजने संवरने के साथ साथ जो उनकी ज़िंदगी की रूटीन है वो कैसी है, अपना ख़याल वो किस तरह से रखती हैं। और अक्सर कहा जाता है, मैं अगर मीडिया फील्ड की बात करूं तो इसमें जितने भी लोग, चाहे मर्द हज़रात की बात की जाए या ख़वातीन की बात की जाए, कहते हैं कि ये बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। यकीनन नाज़रीन, अगर खूबसूरती की मैं बात करूं तो अपना ये ख्याल रखते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न है, तो क्या रीज़न हो सकती है ये तो यकीनन मैं उनसे जानूंगी। अगर मैं अपनी बात करूं कि अक्सर मुझसे भी लोग कहते हैं महविश तुम बहुत स्लिम फिट स्मार्ट दिखाई देती हो, इसके पीछे वजह क्या है, एक्सरसाइज करती हो, जिम जाती हो, डाइट करती हो। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कोई डाइट नहीं करती, मैं बिल्कुल जिम नहीं जाती। इवन मुझे अगर 10-15 मिनट की वॉक करनी पड़ जाए तो लिटरली मैं सोचती हूँ अच्छा मुझे पैदल चलना पड़ेगा, यानी कि मैं इस हद तक सुस्त हूँ, लेज़ीनेस का शिकार हूँ। ये और बात है कि गॉड गिफ्टेड है। आज जो मैं कहा कि एक डिफरेंट अंदाज में इंट्रो कराऊंगी, उसका पूरी ये चीज़ें बताने का मकसद ये था कि आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री पे, मीडिया पे आज हम बात करने जा रहे हैं। जो अक्सर आप लोगों के माइंड में एक सवाल उठता है कि ये एक्टर जो होते हैं, ये मॉडल्स जो होते हैं, ये किस तरह अपनी ज़िंदगी स्पेंड करते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फ़नकार बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बेशुमार है, लेकिन कितनी ज़रूरत है उसको मज़ीद उजागर किया जाए, मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए, मज़ीद उसको प्रमोट किया जाए। और ऐसे बहुत सारे अदारे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, ऐसे सीनियर अदाकार हमारे साथ यहाँ पे अगर पाकिस्तान की बात करें मौजूद है, जो गाइड भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती है। वो कमी क्या हो सकती है, ये आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो हमारी एक्टर्स हैं, जो हमारी मॉडल्स हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताएंगी कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी बसर करती हैं और कितनी मुश्किलात होती हैं। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आप लोगों के मज़े हैं भाई, आप स्क्रीन पे बैठते हैं, रोज़ाना नित नए कपड़े पहनते हैं, रोज़ाना मेकअप करके आते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो स्ट्रगल होती है वो कितनी ज़्यादा होती है, ये यकीनन आज आप लोग जानेंगे, सुनेंगे। आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। गेस्ट की मैं अगर बात करूं तो आज हमारे लिए एक कह लें कि बाइसे फ़ख्र मैं आज समझूंगी, ये खुद ये प्राउड फील करूंगी आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। अगर मैं हमारे आज के पहले मुअज़्ज़िज़ मेहमान की बात करूं, नुमान साहब का एक मैं शो देख रही थी, वो इन्हें खिताब देते हैं बहरूपिया का, कि हर रंग में ढल जाते हैं, जिस रंग में इन्हें ढलने को बोलेंगे ये ढल जाएंगे। पर्सनालिटी की बात करें, क्या ही बात है अगर एक इंसान होने की बात करें, माशाल्लाह इतने पोलाइट इंसान, अगर डिफरेंट शोबाजात की बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई फील्ड इन्होंने छोड़ी होगी। एक्टिंग की बात करें, उसके साथ साथ हम अगर देखें एज अ एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ सिंगर, एज अ राइटर, एज अ पेंटर, यानी कि हर फील्ड में ये हमें हर फन मौला जो है वो दिखाई दिए हैं। और माशाल्लाह से ना सिर्फ दिखाई दिए बल्कि अपने आप को मनवाया है। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, आप पश्तून फैमिली से सैयद कोयटा में पैदा हुए, जबकि ये तीनों चीज़ें डिफरेंट, और फील्ड देखें तो बिल्कुल डिफरेंट। तो ये माजरा क्या है, ये यकीनन आज हम इनसे जानेंगे। आप समझ गए होंगे और थोड़ा सा आपको हो सकता है एक ज़रा सस्पेंस भी हो कि कौन है ऐसे, लेकिन बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, समझ भी होंगे, क्योंकि हम बचपन से इनको देखते आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे आज के लेजेंड जमाल शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप?
شکر اللہ بہت شکریہ وقت دینے کا. تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ. ناظرین ان کے ساتھ اگلی ہماری آج کے جو گیسٹ موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے ان کی خوبصورتی کے راز, ان کا جو ہے فٹ رہنے کا راز, ان کی کیریئر کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے وہ اپنا خیال رکھتی ہے, اور پاکستان انڈسٹری کی چونکہ ہم بات کریں تو وہ کیسے دیکھنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نگار شاہ صاحبہ. السلام علیکم نگار. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک بہت ٹھاک. شکریہ وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ جی. ناظرین آج کے پروگرام میں بہت مزہ آنے والا ہے. لٹرلی جیسے میں نے بات کی کہ آج ہمارے پاکستان کے ملک کے نامور شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمال شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, نگار شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ایک ہماری معزز گیسٹ ہیں جو ہمیں جوائن کریں گی. بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہونے والی ہے, خاص کر وہ سوالات جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں آتے ہیں شوبز انڈسٹری کو لے کے, میڈیا فیلڈ کو لے کے. وہ آپ کو بہت کچھ جو ہے آج وہ جاننے کا موقع ملے گا. سو ہمارے ساتھ رہیے گا. ہاں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ساتھ رہنے کا کیا فائدہ جب ہم کچھ پوچھ نہ سکیں, تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہمارے معزز مہمانوں سے بات کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. لائیو کال کے ذریعے نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں ہمارے اوورسیز کی تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں بھولتے ہیں, تو آپ لوگ بھی ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آج جو ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہم سب کے فیوریٹ ہیں بچپن سے, جنہیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں, تو ان سے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہو, کوئی سوال ہو ان سے ریلیٹڈ آپ کے مائنڈ میں, تو آپ یقیناً پوچھ سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. جی شاہ صاحب آپ ہی سے آغاز کرنا چاہیں گے. جب میں کل آپ کی اگر گوگل کی بات کریں, ویکیپیڈیا کی بات کریں, بہت مواد وہاں پہ آپ سے ریلیٹڈ ماشاء اللہ موجود ہے. بہت کچھ ہمیں ویسے بھی جاننے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کو ذرا کلیئر کرے, جیسے میں انٹرو میں بھی کہا پشتون فیملی سے, سید, پھر کوئٹہ میں پیدا ہوئے, تینوں چیزیں ڈفرینٹ. اگر فیلڈ کی بات کریں تو بالکل الگ. تو یہ کیسے اتفاق ہوا اور ماشاء اللہ سے ملٹی ٹیلنٹڈ, یعنی ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو آپ نے منوایا؟ دیکھیں انسان چاہے جہاں بھی پیدا ہو, چاہے وہ بش مین کے کیوز میں ہو, افریقہ میں ہو, بلوچستان میں ہو, پنجاب میں ہو, دنیا کے کسی کونے میں, انسان بنیادی طور پہ اظہار چاہتا ہے. یس ٹرو. اس لیے کہ وہ پیدائش سے لے کے موت تک اپنے ہونے کی وجہ جو ہے وہ تسخیر کرنا چاہتا ہے, جاننا چاہتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں, اور کوئی مقصد تو ہوگا. لہٰذا وہ اپنے گرد و پیش کو جاننے کی کوشش کرتا ہے, انٹیمیٹلی ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ تھوڑا بہت سمجھ جاتا ہے تو اظہار کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ بنیادی طور پہ انسان شاید ایک پروگرام کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی سمجھتا ہے, سیکھتا ہے, پرکھتا ہے, دیکھتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, وہ شیئر ضرور کرے دوسروں کے ساتھ, یہ جاننے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے کہ غلط. تو میں ظاہر ہے بلوچستان پاکستان کا سب سے پسماندہ صوبہ ہے. کوئٹہ تو اتنا پسماندہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں بلوچستان کے خاص طور پہ, وہ اپنے کلچرل روٹس کے ساتھ بہت زیادہ انٹیمیٹلی جڑے ہوئے ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے کلچر سے یعنی غیر مانوس نہیں ہے, انہیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے. لہٰذا اظہار کے لیے ان کو ذرا سی آسانیاں بھی ملتی ہیں. اور میں ظاہر ہے ایک پشتون فیملی میں پیدا ہوا جو سید بھی اور کنزرویٹو بھی ایک طرح سے, لیکن یہ ہے کہ گھرانے میں آرٹ کی طرف سے ایک مثبت رویہ تھا. تو بچپن سے ہی مجھے شوق تھا کہ میں شکلیں بناؤں اور ڈرائنگ وغیرہ کروں. دیواریں میں بھر لیا کرتا تھا. مجھے کبھی والدہ نے نہیں روکا یا والد صاحب نے نہیں روکا, بلکہ انکریج کیا. تو اس طرح سے میں آگے بڑھتا رہا, اور مجھے گھر سے یہ تاثر ملا کہ میں آرٹسٹ ہوں. کیا بات ہے. اور وہ تاثر اس وقت ختم ہوا جب چیلنج ہوا, جب میں میٹرک کر کے این سی اے جانا چاہتا تھا, نیشنل کالج آف آرٹس. اچھا سر, یہ میٹرک تک کا جو آپ کا سفر ہے نہیں واقعی بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ میں نے سنا اور دیکھا, پڑھا ہے میں نے. اس پہ ہم مزید آگے چل کے بات کریں گے. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ناظرین بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے جمال شاہ صاحب کی, ان سے ہم ضرور جانیں گے, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, सत्रहवीं एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त आज हमारे जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, इंटरेस्टिंग डिस्कशन का आगाज़ हो चुका है। बात की जाएगी पाकिस्तान की एक्टिंग और मॉडलिंग फील्ड की कि इसको फ़रोग़ देना कितना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हम हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान जैसे जमाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, निगार शाह साहब मौजूद हैं, इनकी ज़िंदगी का जो एक सफ़र है वो हम ज़रूर जान रहे हैं, ताकि जो हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनको क्रेज़ है, पैशन रखते हैं, वो अपनी लाइफ का जो कैरियर का आगाज़ जो है वो बेहतरीन तरीके से कर सकें। निगार शाह साहब, इससे पहले कि जमाल शाह साहब से हमारी और इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू हो जाए, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ कैसे किया? First of all, thank you so much for having me. Pleasure. And the thing which I need is to tell everyone that इस करियर में आना एग्जैक्टली इस फील्ड में आना बहुत टफ हो जाता है। नाज़रीन, मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन से, जो हमारे नाज़रीन हैं हमारे पैनल से, अगर बात करना चाहते हो, क्योंकि बहुत ही ये अहम चीज़ होती है इस फील्ड के अंदर आना। जब तक हम प्रॉपर जान नहीं पाते, हमें हानो नहीं होते किसी भी फील्ड के अंदर, हम जॉब के लिए जाते हैं तब भी हमें पता होना चाहिए कि मैं जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अच्छा इसमें ये चीज़ें हैं, मुझे ये की पॉइंट्स याद रखने हैं, तब मैं कामयाब हो सकता हूँ। तो जब हम मीडिया की बात करते हैं सर, जैसे मैट्रिक पे आपने बात ख़त्म की, तो यकीनन हर फील्ड के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मैं चाहूँगी कि वो जो मैट्रिक से आगे की स्टोरी है ज़रा वो कंप्लीट करें, नाज़रीन को बताएं। जी, जब मैंने मैट्रिक किया तो मेरे असातिज़ा ने स्कूल में, मैं असल में बड़ी कम उम्र में खासा शहर में मशहूर हो चुका था कि ये लड़का जो है बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, आर्टिस्ट है। तो मेरे असातिज़ा ने मुझे मशवरा दिया कि आप नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जाएं लाहौर। मैंने जब घर में बात की तो वालिद साहब ने कहा कि नहीं, आर्ट तो तुम वैसे भी कर सकते हो, तुम डॉक्टर बनो, दुखी इंसानियत की खिदमत वगैरह। और ये मुझे किसी तरह से कन्विंस किया गया, ना चाहते हुए मैंने मेडिकल सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट में रखे। और 2 साल किसी न किसी तरह से गुजार दिए। इस बीच मैंने रिएक्शन में म्यूज़िक भी सीखना शुरू किया। तो खैर जब इंटरमीडिएट हो गया तब तक मैं तय कर चुका था कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना। अच्छा, डॉक्टर नहीं बनना। मैं रोज सोचता था कि मैं डॉक्टर बनूं कि नहीं। हाई इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और मैं आपके एक ड्रामा है, जो क्या माशाल्लाह एक्टर बहुत अच्छे हैं, ताल्लुक आपका एक ड्रामा बहुत ज़बरदस्त, जिस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे ये मज़ीद भी। सर बहुत अच्छे आप माशाल्लाह एक्टर हैं, लेकिन लगता नहीं है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप बिल्कुल करैक्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे वाकई में ये चीज़ हो रही है। दरअसल मैं कोई ट्रेंड एक्टर हूँ नहीं, आदसाती तौर पे मैं एक्टर बना। वो मैं किस्सा सुना रहा था कि मैट्रिक के बाद खैर इंटरमीडिएट जब मैंने कर लिया तो मैं तय कर चुका था कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना। तो घर वालों से मैंने झूठ कहा कि मेरे मार्क्स जो हैं बहुत कम हैं, मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं है। हालांकि बड़ी आसानी से मुझे बुलान मेडिकल कॉलेज में सीट मिल रही थी। तो इस तरह से मैं बच गया। और चूँकि मैं म्यूज़िक छुप छुप के सीख रहा था, तो मैं क्वेटा टेलीविज़न जब तक इस्टेब्लिश हो चुका था, मैं एज अ सिंगर चुपके से घर बताए बगैर मैं गया, ऑडिशन दिया और इंटरव्यू से हो गया। पहला प्रोग्राम बड़ा हिट हुआ, ज़बरदस्त। पहले प्रोग्राम के बाद घर में तो खैर जो रिएक्शन हुआ वो तो बहुत शदीद था। लेकिन उसके बाद ड्रामे वाले मेरे पीछे पड़े कि आप एक्टिंग करें। मैं समझता था कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। बहरहाल वो बहुत ज़्यादा परसू करने के बाद मैंने एक ड्रामा किया। और मैं चूँकि कोई ट्रेंड एक्टर था नहीं, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं नेचुरल रह सकूँ। जो भी किरदार मिले, किरदार को समझ के मैं उसके मुताबिक मतलब जो भी मुझे सीन्स मिले हों वो मैं करता रहूँ। तो इनिशियली मुझे मुश्किल पेश आई, इसलिए कि मेरे इर्द गिर्द जो एक्टर्स थे वो बड़े वो ट्रेंड एक्टर्स सदाकार थे, ट्रेंड थे, रेडियो वाले थे, स्टेज या टीवी वाले भी नहीं थे। यानी आपको तो वो आवाज़ का जादू, गरजदार आवाज़ें वगैरह वगैरह। हम मज़ीद भी आपसे जानते हैं, हम चाहते हैं कि निगार साहिबा से भी थोड़ा हम इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। जी निगार साहिबा, जैसे मैं पहले बात करना चाह रही थी कि मैं आपका सबसे पहले थैंक्स बोलती हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने की। और सबसे जो मेन चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी अबाउट करियर,
میرا یہاں پہ یا میڈیا میں آنا کوئی پری پلان نہیں تھا. اچھا, دس از لائک بائی چانس ہوا اور ایکسیڈنٹلی ہوا. میں جہاں جاب کرتی تھی کووڈ کا دور تھا, اور کووڈ میں 2022 میں جیسے آپ کو پتا ہے کووڈ-19 پیک ٹائم تھا, تو اس ٹائم پہ ہمارے ایک آرگنائزیشن سے ایک ریپرزینٹیٹو کی ضرورت تھی جو ایک ٹاک شو میں جا کے بتا سکے واٹ از ایکچولی کووڈ اور ہاؤ ٹو پریونٹ دیم, اور کیا ہم پریکاشنری میجرز یوز کر سکتے ہیں. تو اس پروگرام میں گئی, بائی چانس اس پروگرام میں گئی. میں نے بتایا کووڈ کیا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو ٹریننگز ملی ہوئی تھی اس پہ. تو جب جا کے میں نے ٹریننگ جو ہمیں ملی ٹریننگ میں نے آگے پبلک کو بتایا, اور سارے وہ جو کووڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پریونٹیو میجرز ہم یوز کر سکتے تھے وہ میں نے بتائے. تو اس پروگرام کی TRP شاید زیادہ آ گئی, کچھ اس طرح سے کچھ ہوا. اس کے بعد مجھے کال آنا شروع ہو گئی. ساتھ ساتھ ہوسٹنگ تو میں ویسے بھی کرتی تھی اپنے یونیورسٹی ٹائم سے لے کے, اور ڈفرینٹ کارپوریٹ ایونٹس کرتی تھی, لیکن وہ میڈیا سے ہٹ کے تھا. تو بس جب میں نے پروگرام کیا اس کے بعد مجھے ماڈلنگ بھی آفر ہوگی, میں نے ماڈلنگ بھی اسٹارٹ کر دی. پھر میں ایک پروگرام میں ہوسٹنگ بھی اسٹارٹ کر دی, اور ساتھ مجھے PTV پشاور سینٹر سے مجھے کال آ گئی ڈرامے کے لیے. وہ میں نے وہ بھی کیا, 2-3 ڈفرینٹ اور پرائیویٹ چینل سے میں نے کیریکٹرز کیے. اچھا, بٹ آپ جو کہ بائی چانس ایکسیڈنٹلی آپ آئی ہیں, تو کام لگن کے ساتھ کر پا رہی تھی؟ کیونکہ جب تک آپ کو شوق نہ ہونا کسی چیز کو کرنے کا تو دل نہیں لگتا. شوق میں آپ کو بتاؤں مجھے بچپن سے تھا. اچھا, جیسے بس وہ موقع چاہیے تھا. نگار کا مطلب ہی آرٹسٹ ہے, نگار ایک فنکار ہے. یعنی آپ کو بچپن سے یہ خطاب مل چکا تھا. بالکل, اور مجھے بہت زیادہ شوق تھا, لیکن انفارچونیٹلی شاید میرا بیک گراؤنڈ اس طرح سے نہیں تھا, میڈیا سے نہیں تھا, تو مجھے اپرچونیٹی نہیں مل رہی تھی. تو جب ود دا پیسج آف ٹائم, جیسے یہ کووڈ لوگوں کے لیے ایک بہت ڈرا بیک تھا, لیکن کووڈ نے مجھے اٹھا دیا اور کووڈ نے مجھے میڈیا تک پہنچا دیا. کووڈ آپ کے لیے بڑا پازیٹیو میرے لیے پازیٹیو. مزید بھی جانیں گے ناظرین, مزید بھی انٹرسٹنگ چیزیں اپنے مہمانوں سے جانیں گے, لیکن چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. آج بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, جنہیں میں تو بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں, کیونکہ جب اپنی ہی فیلڈ کے لوگ ہوں ان سے گفتگو ہو رہی ہو, اور پھر اتنی انفارمیٹیو چیزیں اور اتنی انٹرسٹنگ چیزیں جب آپ کو جاننے کو مل رہی ہو, تو لٹرلی دل نہیں چاہتا کہ بریک کی جانب بڑھیں, لیکن مجبوراً یہ چھوٹی موٹی بریکس لینی پڑتی ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اپنے لیے چائے کافی تیار کر لیں اور مزے سے بیٹھ کے جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے پروگرام کو انجوائے کریں. جلدی سے بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنے مہمان کی جانب بڑھتی ہوں. شاہ صاحب, اگر دیکھا جائے آپ ایکٹر, ڈائریکٹر, کمپوزر, سنگر, اب رائٹر, اور ساتھ ساتھ جو آپ پینٹنگ آپ بہت اچھی ماشاء اللہ کرتے ہیں, تو ہم اسپیشلی آپ کے اس آرٹ کے بارے میں جو ہے جاننا چاہیں گے, اور ناظرین کو بھی بتانا چاہیں گے کہ آپ نے اس کی پراپر جو ہے وہ تعلیم حاصل کی, مجسمے آپ بناتے ہیں, پینٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں. ایون میں دیکھ رہی کہ آپ کے گھر میں بہت خوبصورت جو ہے وہ پینٹنگز لگی ہوئی ہیں. یہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں. جی, میں 1978 میں ماسٹرز کر کے, مجھے 6 سال جانے نہیں دیا گیا. اچھا, نیشنل کالج آف آرٹس ہاں, ماسٹرز کر کے پھر مجھے ایونچولی اجازت بھی لی, میں چلا گیا, اور وہاں سے میں نے مجسمہ سازی میں نے میجر کیا, اور بعد میں بلوچستان یونیورسٹی میں میں نے ڈپارٹمنٹ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا. اس کے بعد میں لندن 2 سال پڑھنے گیا, سلیٹ اسکول آف آرٹ. تو یہ میری بنیادی فیلڈ ہے, ویژول آرٹس. میری ٹریننگ جو ہے, میری کوالیفیکیشن ویژول آرٹس میں ہے. صحیح, فوکس زیادہ مجسمہ سازی کی طرف, لیکن میں پینٹ بھی کرتا ہوں, اور ایگزیکٹلی جو دوسرے فیلڈز ہیں اس کے کالر ہے ہمارے ساتھ. کالر کی بات جانتے ہیں کہ وہ کیا آج کہنا چاہتے ہیں. یا صاحب ہمارے ساتھ ہے کراچی سے. السلام علیکم یا صاحب. آپ دونوں معزز مہمانوں کو سلام ہو, اور اچھا ہوا چل آپ نے تھوڑا سا
चेंज किया चीज को, क्योंकि बस हम चाहते हैं कि हमारे जो नाज़रीन हैं देखने वाले वो और ज्यादा मुस्तफिद हो सके। और मैं कहता हूँ ना कि आपकी एक्साइटमेंट देख के मुझे अंदाजा हो रहा है, और शाह साहब जब बैठे हों तो शाह साहब जैसी शख्सियत के लिए तो मेरे ख्याल में मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, क्योंकि इतने मल्टी टैलेंटेड आदमी है ये। और दूसरी बात ये देखें, सबसे बड़ी बात है मेरी बहन, दुनिया हमारा माशरे में क्यों चीजें एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले आती है। जब आपके मुल्क के अंदर आर्ट्स और क्राफ्ट एंड कल्चर को जब प्रमोट नहीं किया जाता, जब वो पसे पुश डाल दिया जाता है, तो लोगों के पास इंटरटेनमेंट और उनके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रहती नहीं है। तो मेरी नजर में मुसव्वी होगी, शायरी होगी, अदाकारी होगी, इसको प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों का कुछ डाइवर्ट हो तवज्जो। ये अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं। मेरा शाह साहब से सवाल, शाह साहब मसला ये है कि आप तो माशाल्लाह एक अपनी सोच और अपना एक हैसियत रखते हैं, और फनकार तो बहुत आते हैं, लेकिन शख्सियत जैसे फिरदौस जमाल जैसी शख्सियतें या कभी जैसी शख्सियत नहीं, शख्सियत है, ये सिर्फ अदाकार नहीं। आप चीजों को समझते हैं। आपके ख्याल में जो मुझे जो फील होता है ना आज के जो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ड्रामों के हमारे बेहतरीन ड्रामे बन रहे हैं, नो डाउट हमारी इंडस्ट्री फ्लोरिश करी ड्रामे की, लेकिन ड्रामों के मौजूआत की कमी, एक घरेलू ड्रामे हो गया या ये सब, इस पे बात करेंगे। वाकई कंटेंट की हमें आजकल कमी दिखाई दे रही है, ये भी हम शाह साहब से जानेंगे कि वजह क्या हो सकती है। जी शाह साहब। बुनियादी तौर पे वजह ये है कि कमर्शलिज्म जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। कमर्शलिज्म जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसलिए कि आर्ट जो है बुनियादी तौर पे तो ज़िंदगी का इजहार है, और ज़िंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो ज़िंदगी बहुत गुंजलक है, ये बात है, उसके बड़े पहलू हैं। जब तक तमाम पहलुओं पे आप सही नज़र न डालें तो ज़िंदगी भरपूर अंदाज से आपको ड्रामे की सूरत में या आर्ट की सूरत में या शायरी की सूरत में या रक्स की या मौसीकी की सूरत में कभी भी महसूस नहीं होगी। जब कमर्शलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर रियलिटी को वो वुडन कर देते हैं, महदूद कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों तक महदूद करते हैं कि जो उनके तई ये ख्याल किया जाता है कि ये बिकने वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो जो ये समझते हैं कि फ़लानी चीज़ ज़्यादा बिकती है, वो दरअसल ऑडियंस के जो समझ बूझ है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अच्छा, बैक टू द पॉइंट, आपकी मुजस्समा साज़ी पेंटिंग पे हम बात कर रहे थे, जिसमें मैं अभी कुछ देख भी रही थी, मुर्गे आपने बनाए हुए ये ज़रा बताएं। अच्छा, ये मुर्गे जो हैं, ये मेरा काम जो है वो ज़रा सेल्फ क्रिटिकल भी है और माशरती माशरे पे तनकीद भी है एक तरह से। अच्छा, मैं देख रही थी आप सियासत को पसंद बहुत करते हैं, लेकिन आप जाते क्यों नहीं है सियासत? देखिए, कोई भी जी होश जो है वो सियासत से दूर नहीं रह सकता, इसलिए कि सियासत तब्दीली का एक ज़रिया है। मैं इसलिए सियासत में अमली तौर पे शामिल नहीं हो सकता कि सियासत में पैसा है। जब तक पैसा ख़त्म नहीं होगा या पैसे का बेदरेग या गलत इस्तेमाल ख़त्म नहीं होगा, सियासत कभी मस्बत रुख पे नहीं चल सकेगी। इसलिए कि मिसाल के तौर पे इलेक्शंस हो रहे हैं, मैं एक बहुत ही अलामा हूँ सियासी तौर पे, बहुत समझदार इंसान हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। आप करोड़पति हैं, आप उसी इलेक्शन पे कोई 20, 30, 40 करोड़ खर्च कर सकती है, मैं 5 लाख भी नहीं खर्च कर सकता। तो मैं कैसे जुर्रत करूँगा कि मैं आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ूं। तो इस तरह से जो सही नुमाइंदगी होती है ना अवाम की, वो ख़त्म की जाती है पैसे के ज़ोर से। जो आपके बासलाहियत लोग हैं सियासी मैदान में नहीं आ सकते, ऐसे लोग आ जाते हैं जो पैसे के जोर पे आते हैं और आके आपने ऐसे लोगों को मुर्गा बना रखा है अपनी पेंटिंग में। मैं उसी तरफ दुकानें सजा लेते हैं, और वो सिर्फ इसलिए सजाते हैं कि उन्होंने 20-30 करोड़ खर्चे होते हैं, जो उन्होंने कई गुना वापस अपनी जेब में डालने होते हैं, लिहाजा वो शोकेसों में बैठ के अपनी कीमतें लगा लेते हैं। नतीजा ये होता है कि जो अवाम है उनको इन्होंने बिल्कुल ऐसी डिह्यूमनाइज्ड एग्जिस्टेंस पे मजबूर किया होता है जैसे मुर्गे हैं। अब ये मुर्गा जो है ये बुनियादी तौर पे सजा है। वो स्कूलों में जब हम छोटे थे तो शरारत में मुर्गा बना दिया जाता था। वो साथ मैं चाहूंगी कि आप स्क्रीन पे चलाएं भी, ताकि हम साथ वो देख भी सके, नाज़रीन भी देखें। मेरे नज़दीक पूरी की पूरी कौम जो है वो मुर्गा बनी हुई है, और ऐसे मुर्गे जो अपने उस हालत पे शायद राज़ी भी हैं, खुश भी हैं, और ये जुर्रत नहीं कर सकते खड़े होके अपने हकूक़ के लिए लड़ें और अपना हक मांगने की कोशिश करें, जुर्रत करें। Exactly. ये पैगाम ये है कि ये लोग, ये मुर्गे जो हैं,
ہمارے عام لوگ جو زبردست لوگ ہیں یہ کھڑے ہو. بہت بڑی کریٹیکل تھنکنگ ہے. نہیں مطلب آرٹ جو ہے وہ کبھی اے پولیٹیکل ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ آرٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کو بہتر سے بہتر بنائے, زندگی کو قید نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اچھا سر, آپ کے F9 میں بھی ایک آرٹ گیلری ہے, وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. F9 والی جو گیلری ہے وہ CDA کی جگہ ہے, اور CDA چیئرمین جو سابق چیئرمین تھے ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. میں نے کہا کہ F9 پارک بہت بڑا پارک ہے, یہاں کمی اگر ہے تو کلچرل سپیس کی ہے. تو انہوں نے پھر یہ جگہ دکھائی مجھے. میں نے جب جگہ دیکھی تو میں نے کہا تو زبردست ہے. انہوں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ یہ گیلری ہے. تو تب سے اسی سال فیبرری سے یہ گیلری شروع ہوئی ہے, اور اس گیلری کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ آرٹسٹ جو کمرشل گیلریز میں جگہ نہیں پا سکتے ہیں ان کو ہم موقع دیں, وہاں موقع دیں. تو اس بارے میں ہم مزید بھی جانیں گے کہ وہاں کیسے ہم پہنچ سکتے ہیں, جو کہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد مزید ہم ناظرین اپنے مہمان سے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے پروگرام میں بہت ہی معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے, اتنی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یقیناً بہت کچھ جاننے کا موقع مل رہا ہے, اور ایسے آرٹسٹ موجود ہوں جو ہر فن مولا ہوں, اور شخصیت پرسنالٹی دیکھے تو اتنی پولائٹ پرسنالٹی اور گڈ لکنگ ہو, اور تو یقیناً ان کے فن کے بارے میں, ان کی جرنی کے بارے میں جانتے اور زیادہ انسان جب ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے. ان کی جانب بڑھنے سے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہے, پہلے ہم ان کی بات جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی کراچی سے. السلام علیکم امتیاز صاحب. جی امتیاز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آئی تھنک کال ڈسکنیکٹ ہوگی, اب دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. نگار شاہ صاحب, اس سے پہلے کہ مزید پھر شاہ صاحب سے ہماری انٹرسٹنگ ڈسکشن شروع ہو جائے, میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں, آپ وہاں کہا جاتا ہے میڈیا پرسن کے حوالے سے اسپیشلی, یا ایکٹر ماڈل کے حوالے سے, یہ اپنا بڑا خیال رکھتی ہیں. از اٹ ٹرو یا بس ہو جاتا ہے, رکھا جاتا ہے, بس بائی چانس ہی خیال رکھ لیتے ہیں؟ خیال رکھا بھی جاتا ہے اور رکھنا پڑتا بھی ہے. یعنی ضروری ہے, ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ کو اسکرین پہ آنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو فٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر جب آپ آ کے بلکی ہو کے بیٹھ جائیں تو وہ تو نہ ہی آپ کو خود اچھا لگے گا, اور نہ ہی پبلک کو اچھا لگے گا, دیکھنے والے کو اچھا لگے گا کہ یہ کیسے بن کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اور ویسے بھی آپ کی اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو فٹ رہنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ اپنی روٹین میں ڈیلی کی 10 to 20 منٹس کی جسٹ واک ہی کر لیں تو دیٹس انف, آئی تھنک سو, کہ آپ کو کوئی ڈائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی, کچھ. اچھا, جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہماری کچھ ایسی ایکٹریسز ہیں, ایسی اداکاریں ہیں جو کافی ایجڈ ہو چکی ہیں, لائک 40-50 پلس ہیں, بٹ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ یار مجھ سے زیادہ یہ فٹ ہے, ان کی اسکن مجھ سے زیادہ اچھی ہے, شاید وہ خیال اپنا بہت زیادہ رکھتی ہیں. وہ اپنی ہیلتھ کا, فوڈ کا, ڈائٹ کا, بشرا انصاری صاحبہ کو دیکھیں, ایگزیکٹلی, بہت سارے میں آج ان کو دیکھتی ہوں, جیسے ایون بچپن میں دیکھ رہی تھی, ابھی بھی ویسے ہی ہیں. بہت سارے نام ہمارے ایسے انڈسٹری میں ایون شاہ صاحب کو دیکھ لیں, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل. کیونکہ صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈائٹ پہ نہیں رکھنا ہوتا, آپ نے بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات, اگر آپ اپنی زندگی سے اسٹریس نکال دیں, جس سے لائک ہماری جس طرح کا آج کل کی سوسائٹی چل رہی ہے, اسٹریس بہت زیادہ ہے, لوگ فوکس کرتے ہیں ڈائٹ پہ اور کھانے پینے پہ, لیکن اگر آپ کی زندگی میں اسٹریس ہے نا تو اسٹریس آپ کے فیس پہ ایکسپریس ہو رہا ہوتا ہے. تو کوشش کرنا چاہیے آپ ایک ڈیپ بریتھ لیں, اسٹریس کو انہیل کی بجائے ایکسہیل کریں, تو آپ نا خود کو فٹ رکھنے کی کوشش کریں, پازیٹیو چیزیں سوچیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. کالر نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا جی, امتیاز صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم امتیاز صاحب. وعلیکم السلام. معذرت میم, لائن کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آج؟ ہاں, میں بڑا یونیک ٹاپک ہے. دیکھیے, بات دراصل یہ چند سیکنڈ زیادہ چاہوں گا ورنہ مزیداری نہیں آئے گی. جی بولیں, کیا کہنا چاہتے ہیں, ہم سن رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا, ہمارے ایشیائی ملک جیسے انڈیا, پاکستان اور ادھر, ہمارے خواتین کو اگر فوکس نہ کریں ماڈلنگ میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پروڈکٹ سیل آؤٹ نہیں ہوگی. مگر اور کنٹریز میں نے بڑے ایڈ دیکھے, وہ اپنے پروڈکٹ پہ ایسا فوکس کرتے ہیں نا کہ بندہ کسی اور کی
से इम्प्रेस होता ही नहीं है, प्रोडक्ट से इम्प्रेस होता है और वो फिर उसको देखता है, और चूंकि हॉनेस्टी उनके अंदर मौजूद होती है। और जो रह गई कि चीजों की प्रोडक्शन के लिए ये आपने मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट, ये तो बैकबोन ऑफ बिजनेस है, इसको तो करना ही होगा, इसके बगैर तो मसला नहीं होगा, क्योंकि एक चीज अच्छी है और लोगों को मालूम ही नहीं है कि एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब कॉल करने का। यकीन हर इंसान के अंदर डिफरेंट टैलेंट हो सकता है, उसको उजागर करने की भी ज़रूरत है, मज़ीद फ़रोग देना चाहिए, दूसरों को सिखाना भी चाहिए। जमाल शाह साहब, एक्टिंग की जैसे मैंने शुरू में भी बात की और आपने कहा कि आप कोई सीखे हुए एक्टर नहीं थे, बस बाय चांस बन गए, लेकिन अगर देखा जाए तो माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त आपकी एक्टिंग होती है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप उस करेक्टर को अपने ऊपर अडॉप्ट कर लेते हैं। कितना वक्त लगता है उस करेक्टर में जाने, क्योंकि बेतहाशा आपके ऐसे सीरियल जो हैं वो हम देखते आ रहे हैं और बिल्कुल नेचुरल उसमें आपकी हमें एक्टिंग दिखती है। देखिए, सबसे अहम बात ये होती है कि जो कैरेक्टर आपको दिया गया उसको आप स्टडी करें, देखें, उसके जो पहलू हैं उस कैरेक्टर की ज़िंदगी के, वो समझने की कोशिश करें, इमेजिन करें कि ये एक ख़ास सिचुएशन में क्या किस तरह से बिहेव करता होगा, कहाँ से ये आया है, इसकी परवरिश क्या होगी। तो वो जब सारी चीज़ें आप जहन में रख लेते हैं तो फिर चीज़ आसान हो जाती है। और हमेशा ये होता है कि जो बिग एक्टिंग है वो अगर आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। मैंने 2-3 इंटरनेशनल फिल्में की है। एक फिल्म थी K2 हॉलीवुड की, और एक मशहूर सीरीज़ थी ट्रैफिक में मैं पहली बार, मैंने सिर्फ एक ही ड्रामा किया था पाकिस्तान टेलीविज़न पे, कोहकन, या 2 ड्रामे किए थे। उसके बाद मुझे ये इंटरनेशनल सीरीज़ मिली। ट्रैफिक में मैं लीड के तौर पे सेलेक्ट हुआ। तो एक सीन हम कर रहे थे और उस सीन में मेरा ये था कि मैं बिल्कुल नेचुरल रहने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कि मैं बड़ी एक्टिंग कर नहीं सकता था। तो मेरे साथ तलत हुसैन थे। तलत हुसैन बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं, तो वो एक ख़ास अंदाज से वो अपने पॉजेज वगैरह वगैरह वो सारा कुछ कर रहे थे। तो डायरेक्टर ने 2-3 बार 4 बार रीटेक्स किया। तलत को कहा कि तलत प्लीज़ नो बिग एक्टिंग। तो मैं उस वक्त समझ गया कि आप नेचुरल अगर रह सकें वो सबसे बेहतर होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि आप कैरेक्टर को समझें कि कैरेक्टर है क्या, उसकी स्किन में घुसें तो तभी आप कुछ कर सकेंगे, वरना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। जैसे इसके साथ से जैसे अपना आपके आर्ट गैलरी की बात की, हुनरकदा की बात करें, आप बहुत सारे बच्चों को सिखाते हैं। अगर ऐसे जो हमारे नौजवान इस वक्त हमें सुन भी रहे हैं आज के इस प्रोग्राम के थ्रू, अगर वो वहाँ तक आना चाहें, सीखना चाहें, तो कैसे वो राब्ता करें? देखिए, आपके कॉलर याया ने बड़ी अच्छी बात की कि फ़नून लतीफ़ा जो है, आर्ट कल्चर वगैरह, ये ज़िंदगी का एक अहम तरीन जुज़ है, नेसेसिटी है। नेसेसिटी ये इसलिए है कि आर्ट और कल्चर आपको बताता है कि आप कौन है, आपकी ज़मीन क्या थी, इस ज़मीन पे क्या कुछ गुजर चुका है, और आपका जो कल्चरल नैरेटिव है, इंडिजिनस, वो क्या है। जब उससे आप वाकिफ़ हो जाते हैं तो फिर आप वल्नरेबल नहीं रहते हैं, आप पे कोई भी बाहर की अलगार जो है वो असरअंदाज नहीं होती है। इसलिए कि आर्ट आपकी शख्सियत को मजबूत बनाता है, आपकी कौमी तशख़्ख़ुस को मजबूत बनाता है, और आपको इस काबिल कर देता है कि आप अच्छे को अच्छा कह सकें, गलत को गलत कह सकें, और आप में एक दिलेरी आ जाती है, एक सखावत आ जाती है, आप कंजूस नहीं रहते। एग्जैक्टली। सब इस पे मज़ीद हम बात करेंगे कि वो लोग जो सीखना चाहते हैं वो कैसे आप तक रसाई हासिल करें। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद इन डिटेल हम जानते हैं। नाज़रीन, स्पेशली आप लोगों के लिए ये मैंने पूछा है कि अगर आप में ये टैलेंट है, ये आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, तो कैसे आप शाह साहब से, जो कि इनकी ज़िंदगी का अगर हम देखें तो लंबा टाइम पर एक स्ट्रगल है लेकिन कामयाबी है, तो आप भी इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मज़ीद इनसे जाने के, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज का प्रोग्राम यकीनन आप लोग देखकर भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि आप लोगों की फेवरेट पर्सनालिटी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जिनकी ज़िंदगी के बारे में, जिनके स्ट्रगल, जिनके काम के हवाले से हम जान रहे हैं और आप लोगों को भी बता रहे हैं कि कैसे आप लाइफ में स्ट्रगल कर सकते हैं, कैसे आप हर फन वाला बन सकते हैं, या कैसे आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उसी पे हम बात करें। जमाल शाह साहब, ये जो आपने थप्पड़ मारा स्टार्ट में, ये वाकई में मारा था? नहीं, ये तो चीट करते हैं वो तो। अच्छा, इस हवाले से, गाने के हवाले से बात हुई इसमें। आप माशाल्लाह सिंगर भी हैं, और जैसे ने कहा कि गाना किसको नहीं पसंद, यकीनन सबको पसंद है। आपके कैरियर में भी ये चीज़ हुई, आपके वालिद साहब ने जो है ये कहा था कि गाना सुनना पसंद सबको है, लेकिन गाना नहीं गाना। बिल्कुल। तो ये किस तरह से सफ़र आपने तय किया? ऐसे कि वालिद साहब मेरे अल्लाह बख्शे बड़े ज़बरदस्त इंसान थे और मौसीकी के बहुत शौकीन थे सुनने के। घर में अक्सर कोई साल में 1-2 महफिलें हुआ करती थी, तो जब मैं चुप चुप के सीखने लगा, उन्हीं उस्ताद से मैंने सीखा। अच्छा, और जो उनसे घर भी में आया रिक्वेस्ट करते की कि जी बाबा को अपना बताएं। हाँ। तो जब मैंने पहला प्रोग्राम किया तो वो उन्होंने देख लिया था, और रात को जब मैं घर आया शाम को, तो उन्होंने बहुत डांटा और कि क्या हरकतें तुमने शुरू की। मैंने कहा जी शौक है। कहते नहीं मौसीकी क्यों? मैंने कहा जी बस, मैंने कहा आपकी वजह से मुझे शौक पैदा हुआ, आप महफिलें, आप खुद मौसीकी पसंद करते हैं। तो कहने लगे कि नहीं, सुनने की हद तक ठीक है, लेकिन गाना नहीं। लोग क्या कहेंगे कि यार मोहम्मद शाह का बेटा जो है वो अब गाने वाला बन गया। लेकिन बाद में वो ठीक हो गए और मुझसे बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स की मौसीकी डिस्कस करने लगे। शुरू में वो कुछ वो होते हैं, मतलब रिजर्वेशंस होती हैं माशरे की वजह से कि आप एक ख़ास किस्म के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और मौसीकी के बारे में तो ख़ास तौर पे एक बड़ा गलत रवैया रखा गया है। तो मैं ये कह रहा था कि आर्ट जो है वो आपको सखी बना देता है और आपको इस काबिल कर देता है कि आपका जी चाहता है कि आपका गिरदोपेश बेहतर से बेहतर हो, ज़िंदगी बेहतर हो। तो इसलिए आर्ट एक नेसेसिटी है, और इसका प्रचार, इसकी फ़रोग़ जो है इसका, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने वो इदारा अपना हुनरकदा जो है वो इस्टेब्लिश किया, ताकि इस मुल्क में कि जहाँ हुकूमतों ने कभी आर्ट और कल्चर को प्रमोट नहीं किया सही मानों में, वहाँ हम अपने तौर पे तो कुछ ना कुछ कर सकें। तो इस इदारे की तवस्सुत से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जी सिखा सकें, और नॉट फॉर प्रॉफिट अंदाज से, ताकि वो कारोबार ना बने। बेतहाशा लोगों में बड़ी सलाहियतें होती है, उनको प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, तो वो प्लेटफॉर्म फराहम करना बहुत ज़रूरी है। असलन तो ये काम गवर्नमेंट का है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा कि गलत तरीके से लोग आते हैं पैसे खर्च के, वो अवामी नुमाइंदे होते नहीं है, तो इसलिए अवाम की फलाह बहबूद के लिए वो सोच भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। अच्छा शाह साहब, जो आपने F9 पार्क की जो आर्ट गैलरी की बात की, उसमें सिर्फ आपके ही मुजस्समात या पेंटिंग्स हैं, या कोई भी आके उसमें अपना मेरे नहीं, हर आर्टिस्ट के, हर उस आर्टिस्ट के जिसको कमर्शियल गैलरीज में जगह नहीं मिलती है। मुझे तो शुक्र है हर जगह तो बुक्स वगैरह भी वहाँ पे जिसकी कुछ शाया होती है, पब्लिश होती है, तो वहाँ पे वो डिस्प्ले कर सकता है। हमारा एक कैलेंडर ऑफ इवेंट्स होता है कि साल में हमने इतनी एग्जीबिशंस करनी है, ठीक है। आर्टिस्ट आते हैं, अपना काम भेजते हैं, फिर हम प्रोग्राम बना के बारी बारी लोगों की एग्जीबिशंस करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसमें मज़ीद हम जानना चाहेंगे, चूँकि आपकी ज़िंदगी के बारे में ये पूरा जानने का मकसद ये था कि हमारे नाजरीन को हम पॉइंट पे ला सकें कि पाकिस्तान के अंदर इस टैलेंट को, जो भी आपके अंदर फ़न हुनर है, कोई भी स्किल के आप मालिक हो सकते हैं, उसको कैसे उजागर किया जाए, कैसे पैशन के साथ उस पर हम वर्क कर सकें। देखिए, इसके लिए इदारे बनाना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले तो आर्ट और कल्चर को एक नेसेसिटी के तौर पे कबूल करें। सही। अब पिछली गवर्नमेंट जो थी मुस्लिम लीग की, मैं PNCA का DG था, उस ज़माने में हमने पाकिस्तान की पहली कल्चर पॉलिसी जो है वो अप्रूव करवाई। अच्छा। जिसका बुनियादी जो नुक्ता है वो ये है कि आर्ट और कल्चर एक नेसेसिटी है। ऐसे ही, बिल्कुल। तो उसके तहत अब जब भी इनको मौका मिलेगा, इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इदारे बनाएं, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें, इसलिए कि आर्ट और कल्चर न सिर्फ ये कि आपके
قومی تشخص کو ابھارتا ہے بلکہ کاروبار کو بہت بڑھا سکتا ہے، تعلیم کو بہت کمپلیمنٹ کر سکتا ہے، ہر فیلڈ میں اس کے فوائد ہوتے ہیں. پھر سب سے بڑا فائدہ یہ کہ معاشرے میں یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں. وہ جو نفاق ہے، تشدد ہے، یا جس کو انٹالرنس کہتے ہیں، وہ معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے. ڈائیورسٹی کی اپریسیشن آتی ہے کہ آپ کی فکر کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا رنگ کیا ہے. یہ جو فرق ہے یہ آرٹ اور کلچر کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. یہی بات لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آرٹ اور کلچر لا سکتا ہے، اور زیادہ سے بہتر معاشرہ جو ہے وہ تخلیق کیا جا سکتا ہے. ہمارے نوجوان کو کیا میسج دیں گے؟ 10 سیکنڈ ہے، بریک پہ جانا. میں قائد اعظم تو ہوں نہیں کہ میں میسیجز دوں، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننا اور اپنی صلاحیتوں سے باخبر ہونا، اور اس کے بعد سخاوت سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ جمال شاہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے زندگی کا جو ایکسپیرینس تھا، جو اسٹرگل تھی، وہ ہمارے ساتھ شیئر کی، کیونکہ بہت نوجوانوں کے لیے یہ ہیلپ فل ثابت ہوگی، وہ جان سکے. ہم امید کریں گے کہ دوبارہ بھی آپ ہمیں جوائن کریں اور اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ناظرین، باقی معزز مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے انٹرسٹنگ ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک کے بعد ہمارے سیٹ پہ آپ کو تمام خواتین دکھائی دینے والی ہیں جن سے بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہونے والی ہے. سو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچ سے ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین، آج کا پروگرام یقیناً آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ بریک سے پہلے آپ کی جو فیوریٹ پرسنالٹی جمال شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اب بریک کے بعد کچھ اور معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ بریک کے بعد آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے، کیونکہ سیٹ پہ آپ کو ساری فیمیل جو ہے وہ ملیں گی. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے، جو کہ ہم نے پہلے جتنی بھی اپنے مہمانوں کے اسٹرگل کے بارے میں جانا، اس کو جاننے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کس طرح سے اس ایکٹنگ کو، اس ماڈلنگ کو پاکستان کے اندر مزید فروغ دے سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ناظرین، ٹیلنٹ ہر کسی کے اندر ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ایکٹر ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ماڈل ہے. اور لٹرلی جب ہم تیار ہوتے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو واقعی اپنے آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کیا بات ہے، مجھ سے اچھی تو ماڈلنگ کوئی کر نہیں سکتا، یا مجھ سے اچھی یا اچھا تو کوئی خوبصورت ہوگا نہیں. تو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے، اور یہ کانفیڈنس کو ہم کس طرح مزید اجاگر کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اور کیسے اس کو آفیشلی یوٹیلائز کرتے ہوئے، یعنی کہ فیلڈ میں آتے ہوئے، شوبز کا پارٹ بنتے ہوئے، میڈیا میں اس کا یوٹیلائز کرتے ہوئے کس طرح آپ خود کو کامیاب بنا سکتے ہیں. یا پھر پاکستان کی انڈسٹری کی بات کی جائے تو کیسے اس کو ہم کامیاب بنا سکتے ہیں. دیکھیں، ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں، ہم ہمارے پڑوسی ملک کی بات کرتے ہیں، اس کے ہم ڈراماز، اس کی موویز، اس کے جو جتنے بھی سانگز، جو بھی اس کو شوبز سے ریلیٹڈ چیزیں، ہم کتنی انجوائے کرتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ کیا ہوا ہے، وہ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں. لیکن اب وقت ہے کہ ہم جتنا ٹیلنٹ ہمارے ملک کے اندر ہے، جتنی خوبصورتی ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہے، کیوں نہ اس کو سامنے لایا جائے، اس ٹیلنٹ کو سامنے لایا جائے، ان کو سمجھا جائے، اس کو اجاگر کیا جائے، تاکہ دوسروں کی، یعنی ویسٹ کی ہمیں اگزامپل نہیں دینی پڑے، ویسٹ ہماری اگزامپل دے کہ بھائی پاکستان کی جو شوبز انڈسٹری ہے یا جو میڈیا انڈسٹری ہے کیا بوسٹ کر رہی ہے، کتنا زبردست ٹیلنٹ ہے. وہاں سے آرٹسٹ جو ہے وہ منگوائے جائیں اور وہاں وہ پھر ویسٹ میں جا کے کام کرے، تو تب مزہ آئے گا. تو اسی کی ہم کوشش کریں کہ اس ٹیلنٹ کو پہچانا جائے، لیکن کیسے پہچانا جائے یہ ہم ہمارے مہمانوں سے جان رہے ہیں. تعارف کروا دیتی ہوں اپنے مہمانوں کا. ہمارے ساتھ پہلے گھنٹے میں بھی آپ نے دیکھا جو موجود تھیں، گفتگو تھوڑی کم ہوئی، لیکن مزید ہم ان سے جانیں گے. ایکٹر اور ماڈل ہمارے ساتھ ہیں نگار شاہ صاحبہ. بہت شکریہ نگار صاحبہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. ناظرین، اگلی جو ہمارے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایکٹنگ کی بات کرتے ہیں، ماڈلنگ کی بات کرتے ہیں، یہ جو ہماری سیکنڈ گیسٹ ہیں،
इनका बड़ा अहम रोल होता है। अगर देखा जाए तो जो मैं इस वक्त यहाँ बैठी हूँ, फुल तैयार होकर बैठी हूँ, इसमें भी इनका बहुत अहम रोल होता है। यानी कि ब्यूटी एक्सपर्ट, एक मेकअप आर्टिस्ट का बहुत अहम रोल होता है एक्टिंग और मॉडलिंग फील्ड के अंदर। हमारे साथ है अलमास अख्तर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अलमास, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह हमेशा की तरह एवरग्रीन। मेरा प्रोफेशन ऐसा है। एग्जैक्टली यही बात है, जब आप खुद को ऐसे फिट नहीं रखेंगी तो यकीनन फिर देखने वाला भी ज़रा इंस्पायर नहीं होगा कि ये अपना ख्याल नहीं रखती, हमें कैसे खूबसूरत बनाएंगी। ये तो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप आपकी लुक अपने प्रोफेशन के मुताबिक नहीं होगी। और मुझे तकरीबन आई थिंक 7-8 साल से तो मैं आपको जानती हूँ, और हमेशा से नाज़रीन मैंने इसी तरह इनको देखा है। तो आपके ये ब्यूटी का जो फिटनेस का राज है, ये हम भी जानेंगे, नाज़रीन को भी बताएंगे। लेकिन नाज़रीन के साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप बिला झिझक कॉल कर सकते हैं, कुछ जानना चाहते हो, एक्टिंग मॉडलिंग की बात हो रही हो, कोई टिप लेना चाहते हो या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हो, इवन मॉडलिंग एक्टिंग का अगर भूत आप पे भी सवार है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बिला झिझक कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। निगार शाह साहिबा, अब तो सेट पे मौजूद हैं 3 खवातीन। थोड़ी देर बाद हमें हमारी चौथी खवातीन जो एक औरत है वो भी खातून हमें ज्वाइन कर लेंगी, लड़की, उनको मैंने औरत बोल दिया, पूरा ना मना जाए। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज गुफ्तगू का। अच्छा, मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगी, मॉडलिंग और एक्टिंग की मैं बात करूँगी। पाकिस्तान में किस तरह फ़रोग दिया जा सकता है, इस पे तो हम आएंगे ही आएंगे। ये जानना चाहूँगी कि इसमें एक औरत के लिए अगर ख़ास कर बात करूँ, कहा जाता है ये अब कितनी इसमें सदाकत है, ये तो आप हमें बताएंगी चूँकि आपका इस फील्ड मॉडलिंग एक्टिंग से ताल्लुक़ है, कि एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, एक फ़ीमेल के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं या वो खुद क्रिएट करती है? अगर पर्टिकुलरली हम मीडिया फील्ड या मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इस फील्ड में नो डाउट बहुत सारे हर्डल्स हैं। अच्छा, बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत सारे। एक फीमेल का जैसा कि फॉर एग्जांपल स्क्रीन तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्रॉस करके आना पड़ता है। बहुत मेरा ख्याल है कोई 100 में से कोई 30 to 40% ही ऐसी होंगी जो फॉर्चुनेट होती हैं, जो डायरेक्ट स्क्रीन तक पहुंच जाती हैं। मैं लास्ट 2 इयर्स किस्मत एग्जैक्टली मैं लास्ट 2 इयर्स से मीडिया में हूँ, बट स्टिल आई एम ऑन फर्स्ट फेज, आई एम ऑन स्ट्रगलिंग फेज, बिकॉज अच्छा मेरी चीज़ें जो स्ट्रगल की हम बात करते हैं ना, ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होती। एग्जैक्टली अब आप देखिए, शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब माशाल्लाह ज़िंदगी का तकरीबन पूरा हिस्सा उन्होंने इस फील्ड में दे दिया, लेकिन स्टिल स्ट्रगल वो कर रहे हैं, तो स्ट्रगल कभी भी ख़त्म नहीं होती। अलमास अख्तर साहिबा, ब्यूटी की बात हुई, अगर एक्टिंग की बात हो, मॉडलिंग की बात हो, एंकर्स की बात करें, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको खूबसूरत दिखाने में आप लोग अव्वलीन दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा तो है, किसी भी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना पड़ता है ना, मतलब उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करना पड़ता है। तो जब तक आप उसकी नो हाउ आपको एग्जैक्टली पता ना हो कि अभी ये मॉडल या एंकर या होस्ट जैसे जिस प्रोग्राम में जा रही है, हमारा लाइटिंग का क्या सिस्टम है, हीट का टेम्परेचर कितना होगा, और उसको उसके स्किन पे उसके टेक्सचर पे किस तरह की कैसे हैं, इसको मेकअप ज्यादा उस पे अच्छा लगेगा या कम अच्छा लगेगा, अगर थिन है तो उसको किस तरह से बैलेंस करना है। अच्छा, ये बड़ी मैंने आजकल देखा है कि बहुत कम ऐसी मैं ब्यूटी एक्सपर्ट्स देख रही हूँ, या आई डोंट नो वो इतना अपने काम के साथ सिंसियर नहीं है, बस कुछ कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज करती हैं और इस फील्ड में आ जाती हैं। उन्हें किसी का फेस रीड करना नहीं आता कि इसका फेस गोल है, यानी कि मोटा है, पतला है, उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, कौन सा मेकअप कैसे कंट्रोल, कैसे कलर सूट करते, बिल्कुल नहीं जानते। मैं बहुत कम ऐसी ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मैं सेटिस्फाई होती हूँ। शायद यही वजह आप मुझसे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो इस फील्ड में 25 साल से एग्जैक्टली आपका एक्सपीरियंस तो मुझे आइडिया है, और मैं तो आपका काम ही माशाल्लाह देखते रहती हूँ। और मैं तकरीबन हर साल किसी ना किसी आउट ऑफ कंट्री जाती हूँ, प्रॉपर वर्कशॉप्स अटेंड करती हूँ। अभी रिसेंटली मैं मलेशिया से होकर आई हूँ, और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग सीखने जाते हैं, मैं वहाँ सिखाने गई थी। मैंने वहाँ वर्कशॉप्स दी चाइनीज को, इंडियंस को, और आप यकीन करें पाकिस्तानी वर्क को उन्होंने इतना पसंद किया। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, सिर्फ उसको थोड़ा सा आप सिंसियर तो करें ना, सीखे तो सही। बिल्कुल, जो हमने सीखा हुआ है अगर एग्जैक्टली अपनी नॉलेज हम शेयर करें तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे मुल्क में 4 तरह के सूबे हैं। आप देखते हैं ब्लॉन्डी लोग भी मिलते हैं, एशियन थोड़े डार्क टोन में भी हैं, हर कलर
موجود ہے, ہمیں ایکسپیریمنٹ کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے ہم جان سکتے ہیں کہ اگر ملتان سائڈ پہ آپ کی ڈارک ٹون آ رہی ہے اسے کیسے ہینڈل کریں, مری اور جو ناردرن ایریاز ہیں تو ان کی اسکن کو کس طرح سے. اس میں الماس یہ اپنے کلر ٹون کی بات کی, ماڈرن ایکٹرز کی جب بات کریں اسپیشلی چونکہ آپ تو ان سے آئے دن ملتی رہتی ہیں اور ان کو گروم کرنا, ان کا میک اپ کرنا, ان کو کریکٹر کے لیے ریڈی کرنا, شو کے لیے ریڈی کرنا, وہ تو آپ لوگ کرتی رہتی ہیں ایسا, کیونکہ یہ دیکھیں ڈارک کلر کے اندر یا ہم یہ جو گندمی رنگ کی بات کرتے ہیں اس میں بہت اٹریکشن ہوتی ہے, بہت اٹریکشن ہوتی ہے, اس پہ کام کرنے کا بہت مزہ آتا ہے کیونکہ ایک نیچرل وہ آپ کی ایک لک آتی ہے نا. لیکن یہ جو اکثر میں دیکھتی ہوں آج کل, آپ پتہ نہیں یہ کیوں بھوت سوار ہے گورا ہونے کا, لیکن یہ بہت ایک رانگ کانسیپٹ ہے نا. مطلب اگر آپ کو فریش لک دینی چاہیے اور فریش لک میں دکھنا چاہیے, اگر آپ آرٹیفیشل گورے ہوں گے تو وہ آپ کی لک آپ کو بالکل نیچرل سا اپنی اسکن کو انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں, سیریسلی بہت زیادہ, مطلب یہ نہیں سوچتے کہ اپنی ہیلتھ پہ کام کریں اور اس کا خیال رکھیں, پھر آپ گلو لے کر آئے نا, آپ فریش جوسز لیے اور وہ بہت اچھی لک آتی ہے, بہت اچھا دکھتے ہیں آپ. یہ اچھا آپ نے کیسے دکھنا ہے. آج اس پروگرام میں آپ کو ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے پوچھ کے بتاؤں گی کہ ماڈل ایکٹر بن رہے تو آپ نیچرل بیوٹی کو انہینس کریں, نہ کہ آرٹیفیشل بیوٹی کو لے کر آئے, تو وہ کیسے لا سکتے ہیں. بریک کے بعد مزید جانیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آج کا پروگرام لٹرلی میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں کیونکہ اس سے پہلے بہت کچھ جاننے کو ملا ڈفرینٹ فیلڈس کے حوالے سے. ابھی کی بات کروں تو سیٹ پہ ساری خواتین ہیں اور آپ کو پتہ ہے جب ایک جگہ دو عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی. یہاں تو تین ہیں اور چوتھی بھی ہمارے ساتھ انکلوڈ ہونے والی ہے, تو بہت زیادہ ڈسکشن ہونے والی ہے اور خاص کر گفتگو ایسی ہو رہی ہے جو کہ یقیناً ہمیں پتہ ہونی چاہیے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو سمجھنا ہے. یہ وہ گفتگو ہے یا وہ چیزیں ہیں, وہ ڈسکشن ہے جو روٹین میں ہمارے ساتھ چلتی ہے, بس ہم اس کو پراپرلی سمجھ نہیں پاتے, اڈاپٹ نہیں کر پاتے. دیکھیں ماڈلنگ ایکٹنگ جس طرح ہم 9 to 5 ادر جاب کرتے ہیں, یہ بھی آپ اس کو کام کی طرح لیں, اس کو اپنے اوپر سوار نہ کر لیں تو یقیناً آپ کو مشکلات نہیں آئیں گی. آپ دن دگنی رات دگنی ترقی کر سکتے ہیں, لیکن اگر کام کو کام سمجھیں گے. اگر آپ یہ سوچیں کہ میڈیا فیلڈ ہے اور اس میں جیسے مرضی آپ زندگی سپینڈ کرو تو پرابلم تو پھر آتی ہیں. نگار شاہ صاحبہ, جیسے میں نے ابھی بات کی, دیکھیں میڈیا کی اگر بات کی تو لوگوں نے خواہ میڈیا کو بدنام کر رکھا ہے, شوبز انڈسٹری کو بدنام کر رکھا ہے. یہ شاید کچھ لوگوں کی وجہ سے کر رکھا ہے. دیکھیں جب آپ ایک بینک کی جاب کرتے ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, وکیل ہیں, ایک ٹیچر ہیں, آپ کام کے وقت کام کرتے ہیں, کام کے بعد آپ گھر چلے جاتے ہیں. ایک جاب ہے آپ کی 9 to 5 جو بھی آپ کا ٹائم ہے, یہ فیلڈ بھی ایک جاب ہی ہے. یہ فیلڈ آپ کو یہ تو نہیں کہتی کہ آپ سرے عام جو ہے وہ سرے بازار خود کو ایک نیلام بدنام کرنا شروع کر دیں. یہ کچھ ایسے لوگ جو اس کا غلط یوز کرتے ہیں, ان کی وجہ سے پھر وہ باقی آنے والی جو عورتیں ہیں, جو لڑکیاں, جو بچیاں ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, ان کو پھر پرابلم ہوتی ہے. پرابلم میں وہی پہلے بھی بتا رہی تھی, پرابلم بہت زیادہ ہم فیس کرتے ہیں کیونکہ جیسے ابھی ہمارے جو فرسٹ گیسٹ بھی ہیں جمال شاہ صاحب, وہ ایک سید فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. الحمدللہ میں خود بھی ایک سید فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, تو جو ہمارے جو گھر کا جو انوائرمنٹ ہے, جو بیک گراؤنڈ ہے, تو میں اس کو لے کے چلوں کہ جب میں نے بتایا کہ مجھے میڈیا میں جانا ہے تو پہلی بات یہ سننے کو ملی کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اچھا سیریسلی, یہ ہمارے لیے نہیں. اچھا سیم میں یہی بتانا جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ سید فیملی سے, آپ کے بیک گراؤنڈ میں ایسا کوئی نہیں تھا جو میڈیا میں, سیم لائک می, میری فیملی میں میں پہلی اور شاید آخری ہوں گی. میں یہی لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگوں نے انڈسٹری کو بہت زیادہ اس کو ڈی فیم کروا دیا ہے
इस तरह देखिए अभी मैं 9 to 5 जॉब भी कर रही हूँ, उसका मिसयूज करते हैं और मैं आने वाले लोगों के जॉब लिए भी कर रही hurdles। हूँ, हाँ। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे लोगों से आपको इंटरेक्शन रहता Literally है, मैं ये कहती हूँ शायद कि वहाँ ज्यादा होता है, लेकिन वो शायद खुल्लम खुल्ला नहीं है और मीडिया जरा हाईलाइट। तो मीडिया में मैं कहती हूँ कि आप ये देखें कि आप तो एक्सपोज हो रहे हो, बल्कि जो मीडिया में स्क्रीन पे लोग आते हैं उनको तो ज्यादा अपने आप को संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि हर कोई उसको जानता होता है। होते हैं। एक कॉलर है, कॉलर के बाद आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। अलीना साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम सलाम, कैसी कैसी? हैं महवीन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? और इस्लामाबाद का मौसम एंजॉय हो रहा है? जी बिल्कुल, आज तो मौसम ज्यादा बहुत ठंड तो नहीं लग रही? जबरदस्त है और मौसम के साथ साथ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा क्या है। मैं बात है, काफी देखिए देर से- औरतें यहाँ पे हैं, खवातीन सारी हैं और मजे मजे की बातें हो रही है, तो मजा तो आएगा प्रोग्राम का। मैं काफी देर से कॉल मिला रही थी, जब से जमात साहब थे तब से ट्राई कर रही थी, लेकिन कॉल मेरी कनेक्ट नहीं हो रही थी। उसके लिए हम अभी भी माजूर। माशाल्लाह निगार बहुत अच्छा बोल रही हैं, आप खुद बहुत अच्छी हैं, आपका Thank शो you. बहुत अच्छा है Thank you और so much. हमेशा की तरह इंफॉर्मेटिव है। आज का टॉपिक डिफरेंट टॉपिक है, अच्छा लग रहा है सच के सेक्स पे ये वाला टॉपिक पे। थोड़ी सी डिफरेंट चीजें आपको पसंद आई? यस ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। आपको आए दिन बहुत कुछ डिफरेंट जो है वो सुनने को देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच अलीना कॉल करने के लिए। जी निगार। तो मैं वही बता रही थी कि आपको यहाँ पे एक्सपोज होना पड़ता है, हो जाते हैं। अच्छा, वो जो आपने चीज़ों बात की ना, जो स्क्रीन पे लोग आ रहे होते हैं, वो वाकई देखिए हमें हर कोई देख रहा होता है, तो हमें खुद को ना संभाल के रखना पड़ता है, अपने आप को समेट के, अपने आप को वो लपेट के रखना पड़ता है। तो खामखा लोगों ने बदनाम कर रखा। बस कुछ चीजें ऐसे तो हर जगह पे आपको पता है कि अच्छा, अच्छे बुरे लोग इंसान को मिलते सीरियसली हैं। अब आप एक शायद एक्टर के बारे में इतना ना कहा जाता हो, जितना अगर कोई बात करे ना कि मैं मॉडलिंग करती हूँ या मैं मॉडल हूँ, लिटरली आप देखिएगा उसके माइंड में फर्स्ट चीज अगर हम आपको किसी को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं अपने आप को एज अ मॉडल, तो यहाँ पे जो मैं पाकिस्तानी मीडिया की अगर बात करूँ, पाकिस्तान की पब्लिक की सोसाइटी की, तो उनके माइंड में सेकंड परसेप्शन आती है। यस, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी अपनी थिंकिंग, हमारे लोगों की वजह से बहुत गलत तरीके से इसको पोर्ट्रे किया गया है। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं, आपको अच्छा काम हर जगह मिलता है। ये इंसान के और कुछ फीमेल्स के अपना भी उनकी वो इसमें इंटरेक्शंस भी होते हैं लोगों के कुछ साथ, अपना interest intentions भी होता है, कुछ intention, interest भी होते हैं। exactly. देखिए वो हर इंसान अपना काम अपने हिसाब से करता है, बिल्कुल। तो फिर आप कभी भी एक को लेके सबको बुरा नहीं कह सकते। यही बात है, इसी चीज को नाज़रीन हमने क्लियर करना है। एक्टिंग की बात की जाए, मॉडलिंग की बात की जाए, सॉरी मैं अभी आपकी बात हाँ, काट हाँ, रही हूँ कि जरूर। मुझे जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हाँ, करने पड़े। अच्छा। कि 9 to 5 जॉब भी है, घर भी है, और घर से बड़े और रेस्ट का तो टाइम नहीं मिलता होगा? सॉरी, रेस्ट करने का तो रेस्ट टाइम करने का टाइम बहुत कम मिलता है। अभी भी कम मिलता है? 24 घंटों में से हाँ। 3 से 4 घंटे नींद होती है मेरी। अभी अच्छा, भी लेकिन बहुत फिर सारी भी आप चीज़ें- इतनी फ्रेश, इतनी ग्लो कैसे कर रही हैं? इसलिए कि ये मेरा खाने passion पीने and का क्या interest राज है? आप देखिए मेरा अभी भी ऑफिस है, लेकिन मैं अभी ऑफिस को छोड़ के, क्योंकि आपको पता है कहाँ पे आप अपना इनपुट बहुत अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि Yes. जहाँ आपका इंटरेस्ट है, हाँ। जहाँ आपका पैशन है, आप वहाँ पे अपना इनपुट ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। तो बस इंशाल्लाह बाकी अपनी तरफ से तो हम अच्छा होप रखते हैं कि हमारे लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले कि मीडिया बुरा नहीं है, बस कुछ जगहों पे ऐसा बुरा बनाया गया है। एग्जैक्टली नाज़रीन, उन्हीं लोगों को हम बता रहे हैं कि मॉडलिंग एक्टिंग जो फील्ड है वो बिल्कुल भी बुरी नहीं है। बाकी जॉब की तरह आप इस चीज़ को लें, और जैसे हम बाकी काम करते हैं ये भी वही काम है। अगले मेहमान की जानिब बढ़ती हूँ नाज़रीन। जैसे मैंने कहा था कि स्टेज पे चार आपको ख़वातीन देखने को मिलने वाली है, जो हमारी थर्ड गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। यकीनन आप इन्हें टीवी चैनल्स पे की बात करूँ, आप इन्हें वहाँ देख चुके हैं। सोशल मीडिया की बात करूँ, वहाँ इनके चर्चे जो हैं वो आपको सुनने को मिलते हैं। एक्टिंग मॉडलिंग की बात करूँ तो डेफिनेटली आपने उसमें ख़ुद को मनवाया है। यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप बाखूबी तरीके से उनको जानते हैं। हमारे साथ हैं जी हानिया खान साहब। अस्सलाम वालेकुम हानिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक, हमेशा की तरह स्लिम फिट स्मार्ट खूबसूरत। क्या राज है इस खूबसूरती का? बस सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और नमाज पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक। अच्छा, ये मॉर्निंग वॉक हम कह रहे थे कि ये जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनको सुबह सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये आपकी हैबिट कैसे क्रिएट हो गई? नहीं, सुबह सुबह जिनकी रूटीन होती है, मेरी मम्मा उठती है नमाज के लिए, मुझे भी जगा देती हैं, फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। क्या बात है, यानी आपकी खूबसूरती का राज है मॉर्निंग वॉक। जो मेरी बहनें देख रही हैं, जो फ्रेश दिखना चाहती हैं लाइक हानिया खान, तो सुबह सुबह वॉक कर लिया करें नमाज के बाद। आधे घंटे की वॉक बेहतर है, काफ़ी है। 20 मिनट्स की भी ठीक है। देखिए मैंने फिर भी 30 मिनट का, उन्होंने 20 मिनट वो कह दिया। ख़वातीन जो घर में बहुत ज़्यादा अपनी मसरूफियात में बिजी रहती हैं और नहीं इतना
अपने वेट पे, और फिर बहुत ज़्यादा उनके वेट गेन हो जाता है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पे फोकस करें। यस, अपने देखें भाई, अगर शोबिस में रहना है, मीडिया में रहना है, फिर तो अपनी केयर करनी पड़ेगी, कहते हैं ना। हाँ कहते हैं ना, इस फील्ड के लिए कहा जाता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप खूबसूरत लगेंगे, स्लिम फिट रहेंगे, स्मार्ट रहेंगे, तो अप्रोच रहेगी, ऑक्सीजन मिलती है, वो स्किन के लिए बहुत। बिल्कुल नाज़रीन, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप सारी ख़वातीन अपनी अपनी राय दे रही हैं, जो कि मुझे उनको संभालना पड़ रहा है। हानिया, आपसे ये जानना चाहूँगी, इस फील्ड के अंदर, एक्टिंग मॉडलिंग के अंदर आप कैसे आई? एक शौक था, या फिर जैसे निगार की हमने बात की, ये तो बस बाय चांस आ गई? तो आपकी क्या स्टोरी है? मेरी एक फ्रेंड थी, वो आई थी, तो फिर उसके बाद मुझे भी शौक हो गया। उसको देख के? हाँ, उसको देख के। हाँ, तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा कि ये शोबिज़ में जा रही हो? तो आपको पता है, कुछ लोग होते हैं वो इस फील्ड के बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं, तो यही हमने बात करें कि खासकर हम मॉडलिंग की जब बात करते हैं ना, और एक लड़की को देखी कि अच्छा ये मॉडलिंग फील्ड में जा रही है, फौरन माइंड में एक बात आती है कि हाँ ये तो बहुत ही ओपन माइंडेड होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिलीज में भी, और बहुत कुछ लोग जो नेगेटिव रहते हैं शोबिज़ में, और वो बिल्कुल नहीं, उनको पॉजिटिव नहीं लेते, वो समझते हैं शायद बुरे लोग होते हैं, अच्छे नहीं होते। लेकिन हर फील्ड में देखें अच्छे बुरे लोग होते हैं, ये तो ऐसे खुद पे डिपेंड करता है ना कि आप कैसे हो। यही बात, हम इसी बात पे हम आ रहे नाज़रीन, कि अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में पाए जाते हैं। हाँ नहीं, जब आप इस फील्ड में आए, यकीनन आपको फ्रेंड को देखते हुए शौक पैदा हुआ, माशाल्लाह खूबसूरत है, स्लिम स्मार्ट है, काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा। वो मुश्किलात कौन सी हैं, ये जानते हैं ब्रेक की जानी पड़ना है। ब्रेक के बाद ये हम जानेंगे नाज़रीन, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज का प्रोग्राम जिसमें हम बात करें मॉडलिंग की, एक्टिंग की, और पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री की बात करें कि इस पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको प्रमोट कैसे कर सकते हैं, मज़ीद कैसे इसको फ़रोग़ दिया जा सकता है, कैसे बूस्ट किया जा सकता है इस इंडस्ट्री को। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम इस इंडस्ट्री के जो एक्सपीरियंसेस है वो हम उनसे जान रहे हैं, हर्डल्स क्या हैं और कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं, अचीवमेंट्स कैसे होनी चाहिए, तो ये तमाम तो चीज़ें हम जान रहे हैं। हानिया खान साहिबा, मुश्किलात हमने आपसे पूछी थी कि जब आप इस फील्ड में आई, शोबिज़ की खासकर जब मीडिया की बात करते हैं, लोगों के माइंड में फ़ौरन नेगेटिविटी आ जाती है, तो जब आप इस फील्ड में आई तो किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? मैंने आपको बताया ना, जैसे कि बहुत से शुरू में लोगों की जो थॉट्स होती हैं, स्पेशली फैमिली रिलेटिव्स, नेगेटिव है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैंने फैमिली से बात की, परमिशन ली बाबा से कि मैंने फैमिली से पूछा कि मैंने जाना है, ये मुझे एक ऑफर आई है टीवी ऐड की, तो मुझे वो करना है, तो बाबा ने पहले मना कर दिया। अच्छा। तो सबसे पहले तो फैमिली की तरफ से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट होता है फैमिली को। अच्छा, फैमिली अगर सपोर्ट कर लेना तो आप बाहर की हर्डल्स आपके लिए ना यूँ चुटकियों में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट ना करे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। बिल्कुल, क्योंकि फैमिली को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। तो पहले सबसे पहले अगर फैमिली आपके साथ है तो फिर मतलब कोई कुछ भी कहे तो आई डोंट केयर, फ़र्क नहीं पड़ता। फील्ड में जब आई थी तो लोगों का क्या रिएक्शन था एज अ मॉडल अगर देखा जाए तो? मुझे इतना शो में बिल्कुल मुश्किलात का इतना नहीं, मेरे लिए नहीं था, प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, कहा मॉडल को डिफरेंट ड्रेसेस कैरी करने पड़ते हैं जिसमें हैवी ब्राइडल्स भी हो जाते हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट दोनों उसको ड्रेस वेयर करने। मैंने काफ़ी बैंड्स के शूट्स किए हुए हैं, वो तो अब देखिए ना ड्रेस पे होता है कि वो कौन से बैंड का पहन रहे हैं, उसका वेट क्या है, तो एक अच्छी मॉडल वही होती है कि जो ड्रेस को बहुत अच्छी तरह से कैरी कर सके। इसमें अगर जब हम हमारे पाकिस्तान अपने कल्चर पोजिंग का होता है थोड़ा सा, वो ज़रा फोटोग्राफर जब फोटोग्राफी कर रहा होता है तो वो थोड़ा सा ज़रा डिफिकल्ट होता है, ये पोज बना लो, ये बना लो। यस एग्जैक्टली। पूछना मैं ये चाह रही हूँ
کہ ہم ہمارے پاکستانی ڈریسز کی بات کرتے ہیں وہ کہ فائن اس میں یا برائڈل کا یا ادر کوئی بھی کیجول کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب ہم ویسٹ کی ڈریسنگ کی بات کرتے ہیں, ویسٹرن ڈریسنگ کی بات کرتے ہیں, تب آپ کو کوئی پرابلم کوئی مشکلات آئی یا ایزیلی آپ ان کو بھی آپ نے کیری کر لیے؟ نہیں ایزیلی میں نے ایزیلی یعنی آپ پہلے سے وہ کانفیڈنٹ تھی آپ تمام ایکچولی میں زیادہ جینس ٹاپس ویسٹرن ڈریسنگ کرتی ہوں اس لیے پھر مجھے اتنا ایشو نہیں آیا. آلرائٹ, نگار شاہ صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں. خواتین کی بات ہو رہی ہے اور مجھے میرے مائنڈ میں بڑے انٹرسٹنگ سے سوال آ رہے ہیں اسپیشلی عورتوں کو لے کر. اچھا وہ جو اس فیلڈ میں ہوتی ہیں گھر کو کیسے سنبھالتی ہیں, چونکہ آپ فیملی کو بھی سنبھالنے والی ہیں, جاب بھی کرتی ہیں, اس فیلڈ میں بھی ہیں, تو اسپیشلی کیا میں یہ ہمارے اسپیشلی ناظرین کا یہ سوال ہے کہ جو فیلڈ میں کام کرتی ہیں, شوبز میں ہوتی ہیں, وہ گھر کے کام نہیں کرتی ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں یہ بات اور یہ پرسیپشن تو غلط ہے کہ جو فیلڈ میں ہوتی ہے میں گھر میں کام. ویسے کبھی کبھی مجھے خود معافی بننا پڑتا ہے, میرا بھائی بہت مذاق اڑاتا ہے کہ یہ تمہاری پکچر بنا کے میں سوشل میڈیا پہ لگاتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی اینکر. بالکل ایسے ہی, اور میرے بچے بھی ایسے کہتے ہیں. اچھا ماما ہم آپ کی پکچر یہ لگاتے ہیں, آپ کو پتہ کہ وہ جو ٹی وی میں بیٹھ کے صبح صبح بول رہی ہوتی ہے یہ ہے وہ آپ کی اینکر, دیکھیں اس کا ہاتھ. نو ڈاؤٹ آپ کو کسی ہیلپنگ ہینڈ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کے پاس میڈز ہوتی ہیں, آپ کا اپنا گھر ہے, بٹ ابھی میں صبح جب مارننگ کے لیے میں آفس کے لیے نکلتی ہوں تو مجھے یہ پتا ہے کہ اسکول سے بچوں نے ابھی واپس آنا ہے تو انہوں نے کیا کھانا ہے, اس کے لیے صبح ریڈی کر کے, تو وہ ریڈی کر کے میں آتی ہوں. ایون رستے میں آتے ہوئے بھی میں اس سے فون پہ یہی کچھ ڈسکشن کرتے آ رہی تھی. تو جب واپس جائیں آپ واپس جا کے آپ بھول جاتے, جب آپ گھر میں انٹر ہو جاتے ہیں نا آپ کو بھول جاتا ہے کہ آپ کی کوئی باہر کی لائف بھی ہے, تو وہ آپ ہاؤس وائف, آپ مدر بھی ہیں, آپ اپنے گھر میں میڈ بھی ہیں, سب کچھ بننا پڑتا ہے. بالکل, ورنہ آپ ٹی وی کی دنیا اور گھر کی دنیا کو آپ ایک ساتھ میں نہیں, آپ بور ہو جائیں گے, آپ کر بھی نہیں سکتے ہیں. آپ کو اپنے گھر کی پریورٹیز ہوتی ہیں, آپ کو اپنی پریورٹیز کو بھی ساتھ رکھنا ہوتا ہے. عورت نام ہی ایسی, اور عورت نام اس چیز کا جو سیکریفائسز کرنا جانتی ہے, جو چیزوں کو مینج کرنا جانتی ہے. دردناک بات کی آپ نے. ابھی لائک مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں, میں جاب بھی کرتی ہوں, پراپر میری 9 to 5 جاب بھی ہے, میں کارپوریٹ ایونٹس وغیرہ بھی ہوسٹ کرتی ہوں, اس کے لیے آفس سٹی بھی جاتی ہوں, اور اس کے علاوہ میں ہمارے ساتھ ایکٹنگ بھی کرتی ہوں, پھر مجھے پلس میرا گھر بھی ہے, بچے بھی ہیں. تو اگر آپ میرے لیے آپ کو واقعی سلام پیش کرنے کو دل چاہ رہا ہے, اتنے کام اکٹھے کرتی ہے اور پھر بھی ماشاءاللہ الماس دیکھا فریش اسمارٹ. میں ان کو بالکل سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں بھی 9 to 5 جاب کرتی ہوں, اور اس کے باوجود آپ بھی ہمیشہ سے ایور گرین. میرا سیلون بھی ہے, لیکن یہ ہم جو اپنا خیال نہیں رکھ پا رہے. اچھا ابھی نہیں رکھا, ماشاءاللہ سے سلم اسمارٹ ہے. بس یہ تو گاڈ گفٹڈ ہے. یہ تو میں مجھ سے جو پوچھتے ہیں نا کہ تم ڈائٹ کرتی ہو, تم ایکسرسائز کرتی ہو, واک کرتے ہو, اپنا بڑا خیال رکھتے ہو, یقین کریں میں جتنی سست میں ہوں شاید ہی کوئی ہوگا. ویسے آپ کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا کہ آپ کو ضرورت ہے. نہیں لگتا کیونکہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے. روٹین ایسی یا لیزینس ایسی ہے, تو بہت لکی ہیں آپ. کنٹینیوسلی لیڈیز کو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے. میں کیونکہ کہا جاتا ہے نا اس فیلڈ میں آؤ آپ نے اپنی کیئر کرنی ہے, اپنا خیال رکھنا ہے. بہت زیادہ کھاتی ہوں, بہت فوڈی ہوں, اور جو بھی مل رہی ہے نہیں کہ میں نے نہیں کھانا ہے, اسپائسی نہیں کھانا, یا فریش لگ رہی ہے, میں جو بھی بس آ جائے سامنے پسندیدہ ہے بس میوش نہیں کھا لینا, اور اس کے بعد کوئی ایکسرسائز نہیں. بس یہ تو گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں. اچھا ایکٹر ماڈل کی بات کریں, آپ ان کے جہاں میک اپ کا خیال رکھتی ہیں, اگر ان کے میں کھانے پینے کی بات کروں تو آپ کیسے ان کو دیکھتی ہیں؟ دیکھیے ماڈل چونکہ ماڈل ہوتی ہے نا, دوسروں کے سامنے ماڈل ہوتی ہے, تو اس کو اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے تو پانی بہت زیادہ, یہ ہم ہانیہ سے جانیں گے کیونکہ وہ ماڈل ہے, وہ کھاتی پیتی کیا رہے گی, اس سے پہلے ہم آپ سے جان لیتے ہیں. پانی, کیونکہ جتنا آپ پئیں گے آپ کی اسکن فریش رہے گی, اور دودھ لیں, جوسز لیں, اور آپ خیال رکھیں کہ ایسی کوئی چیز نہ لیں جس سے آپ موٹے ہو جائیں بٹ آپ کی ہیلتھ اچھی. کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں ہمیں تو پانی بھی لگ جاتا ہے, وہ بھی ہمیں موٹا کر دے. نہیں پانی ایسے نہیں, جو اگر پانی نہیں پیے نا تو اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے, ڈی ہائیڈریٹ بہت زیادہ پرابلمس ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ اچھے یعنی کیونکہ آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ نے فیلڈ میں جانا ہے آپ کو میک اپ کرنا اگر پڑے آپ گا. ڈی ہائیڈریٹ ہو تو آپ سوچیں کہ فاؤنڈیشن آپ کو کیسے 5-10 منٹ کے بعد وہ پھٹنے لگ جائے گی, اور آپ نہیں اچھے نہیں اسٹے بھی نہیں کرے گی, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ فیس پہ موئسچر رہنا چاہیے, اور وہ اسی لیے ممکن ہے کہ آپ پانی پیئیں گے. مطلب کچھ میک اپ آرٹسٹ کا کمال ہوتا ہے. ہماری معزز خواتین, ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد مزید ناظرین ڈسکشن کریں گے, اپنے جو معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن چونکہ ابھی بریک کی جانب بڑھنا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज का प्रोग्राम इंतहाई ज़बरदस्त प्रोग्राम, बहुत मज़ा आ रहा है आज की डिस्कशन में, क्योंकि शोबिस की जब बात करते हैं, अपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बूस्ट करने की बात करते हैं, फिर मॉडलिंग की, एक्टिंग की जब बात करते हैं, बहुत सारे सवाल आपके माइंड में आते हैं कि काफ़ी मुश्किलात आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात को हम हल कैसे कर सकते हैं, ये अपनी हम तमाम तर ख़वातीन से जान रहे हैं। हानी, आपसे जानते हैं डाइट की हम बात करें, जैसे हमने अलमास से जाना है कि उन्होंने कहा कि आप खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन जब मॉडल की बात करते हैं या एक्टर की बात करते हैं, ये नाज़रीन के लिए सवाल है। हम तो चूँकि इस फील्ड से हैं, एक ही फील्ड से, हमें तो पता है क्या कैसे करना है, कितना खाना, कैसे ख्याल रखना है। लोगों के माइंड में जो सवाल उठता है कि ये जो मॉडल है या एक्टर्स हैं जो इतनी स्लिम फिट दिखती हैं, इसके पीछे राज ये है, ये बड़ी डाइटिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती है। ये हमारे नाज़रीन का कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर करें कि क्या वाकई ऐसा है? नहीं, डाइटिंग का तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डाइटिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। आप फूडी हैं? डाइटिंग बहुत नहीं करती, मैं खाती है या डाइट करती हैं? बहुत खाती हूँ। वेरी गुड। खाना चाहिए, ये नहीं कि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ खवातीन होती हैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग करती हैं, जब वो खाना शुरू करती हैं फिर उनका वेट डबल गेन होता है। यस, क्योंकि वो जो उन्होंने डाइटिंग की होती है उसके बाद जो एकदम से वो दबा के खाती है ना, वो सारी डाइटिंग उसमें पूरी हो जाती है। हमारा ये होता है कि हम लोग जो है जिम डेली जाते हैं, हाँ मॉर्निंग वॉक करती हूँ मैं, और मॉडल्स इस तरह से अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। अगर आप जिम डेली जाओगे तो आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा, आपका बहुत ज़्यादा गेन नहीं होगा। आपको पता होगा कि फिगर कैसे मेंटेन रखते हैं, वो इक्वल रहेगा। तो ये नहीं कि ये जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि मॉडल अपनी डाइटिंग पे बड़ा फोकस करती हैं, एक्सरसाइज तकरीबन डेली करती हैं, ये सही है उनका? स्वीट का थोड़ा होता है कि बहुत ज़्यादा स्वीट डिशेस वो नहीं। अच्छा, वो मैं बहुत ज़्यादा स्वीट डिशेस लाइक नहीं करती, बट बाकी मैंने कुछ। अच्छा हाँ, नहीं इसमें अगर देखा जाए, अब अगर चूँकि एंकर में बात करूँ, हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कुछ भी पहन ले, किसी तरह का भी मेकअप कैरी कर ले, किसी जो मन में आए आप बोल सकते हैं, यानी अपने आपके अंदर दिल में जो है आप उसका लफ्ज़ों में इजहार कर सकते हैं। बट जब मॉडल और एक्टर की हम बात करते हैं तो एक आर्टिफिशियल नहीं आता कि आपने दूसरों का पसंद का मेकअप करना है, उन्हीं के पसंद के ड्रेसेस वेयर करने हैं। एक्टर की बात करें तो उन्हीं का पसंद का करेक्टर, आपने जो आपको करेक्टर मिलेगा आपने वो करना है, तो एक आर्टिफिशियल से वो आपको नहीं आती फीलिंग? ऐसी फीलिंग्स नहीं आती। शुरू में था, बट फिर बाद में मैंने अंडरस्टैंड किया। देखें, एक स्क्रिप्ट होता है, अगर ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें एक स्क्रिप्ट होता है, वो एक करेक्टर होता है, आपको उस करेक्टर में जाना पड़ता है, अपने पर्सनल लाइफ को बिल्कुल साइड पर रखना पड़ता है। उस टाइम जो करेक्टर होता है उसमें आपको बिल्कुल, यानी शौक की बात है, अगर आपको शौक है तो आप ये चीज़ें अडॉप्ट कर लेंगे। अगर लिटरली मुझसे पूछा जाए, मुझे चूँकि ऑफर्स हुई कि आप स्लिम फिट हैं, मॉडलिंग में क्यों नहीं आती, अब मैंने कहा भाई मैं तो अपनी मर्जी से पहनने वाली हूँ, अपनी मर्जी से मेकअप कम ज़्यादा, ये अपनी मर्जी से मुझे फैशन पसंद है। अगर आप मॉडलिंग की बात करें, मर्जी के मुताबिक मैं तो नहीं करने वाली। बिल्कुल, वो अब देखिए, अब कुछ लोग जो होते हैं डिजाइनर्स होते हैं, उनको अपना चाहिए होता है ब्राइडल लुक चाहिए, किसी को हैवी चाहिए होता है, किसी को स्पोर्ट्स ड्रेस चाहिए होता है, किसी को ईस्टर्न चाहिए होता है, किसी को वेस्टर्न। अब सब बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं मेकअप आर्टिस्ट और जो डिजाइनर्स हो गए, उनको वेस्टर्न लुक चाहिए होता है, फिर उसमें वो ड्रेस जो होता है वो वेस्टर्न होता है, फिर आपको बाद में आपको हेयर खुले रखने पड़ते हैं, बाद में आपको जूड़ा बनाना पड़ता है, बाद में आपको पोनी करनी पड़ती है, सो डिफरेंट होता है ना गेटअप। अब वो देखिए, वो ड्रेस पे डिपेंड करता है कि उसके साथ वो कर्ल हेयर सूट कर रहे हैं या फिर बन जूड़ा, फिर इस तरह से वो मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, एक्टिंग की अगर हम बात करें तो आपने कोई नेगेटिव रोल किया जो आपके बिल्कुल पर्सनालिटी से हट के और आपको लगा हो कि अच्छा मुझे अब ये करना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ लगा हो, डिफिकल्ट लगा हो? हाँ, मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर किया था। मेरा एक प्रोजेक्ट था, बहुत फेमस था, वो मैंने किया था, बट फिर उसके बाद एक और कैरेक्टर था, वो भी मैंने नेगेटिव ही किया। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे समझने लग पड़े कि शायद मैं रियल लाइफ में भी नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि वो कैरेक्टर जो एक बार करो ना, वो लोग उससे आपकी पहचान बना जाता है आपके ऊपर। बिल्कुल पता भी होता है ये ड्रामा, फिर भी आप उस कैरेक्टर के अगेंस्ट हो जाते हैं। अच्छा, कितने ड्रामे निगार ऐसे आए हैं जो हमारे जितने भी आर्टिस्ट एक्ट्रेसेस हैं, अब कैरेक्टर है ना, ड्रामा है, एक स्क्रिप्ट है, आपने उसके मुताबिक कैरेक्टर करना है, तो उसमें क्या देखने को मिला कि हम रियल लाइफ में अगर हमारी माओं को देखें, जहाँ हमारी जितनी भी बुजुर्ग खवातीन हैं उनको लिटरली बद्दुआएं दे रही होती हैं। तो ऐसे ही मैंने एक कैरेक्टर किया था, एक स्टोरी थी, उसमें मैं किसी की सौतन बनी थी। अल्लाह, मैंने तो सोचे वो सेकंड वाइफ में किया था। तो सबसे पहले मेरी अपने घर वालों ने, हाँ सबसे पहले मेरे अपने घर वालों ने कहा कि ये कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा पता नहीं उनको कि ये एक ड्रामा, एक बस एक कैरेक्टर है, ये अच्छा नहीं, ये गलत है ना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैंने बताया कि ऐसा वाकई नहीं करना चाहिए, बट जो
स्क्रीन पर प्ले किया जा रहा था, कहीं ना कहीं की स्टोरी आपको पोर्ट्रेट की जा रही है, बताया जा रहा होता है कि सोसाइटी में ऐसा हो रहा होता है, कोई ना कोई किसी न किसी की सौतन बन जाती है। तो ये बात सही है कि जैसा कैरेक्टर आप करते हैं तो लोगों के माइंड में वो आ जाता है कि ये इसी तरह की बंदी है। अगर आप नेगेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं तो लोगों के माइंड में यही आ जाता है कि नेगेटिव। इसी तरह हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो अब आपके एक लुक पे भी मैटर करते हैं ना, आपकी पर्सनालिटी पे भी आप देखें, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो जानता है कि इस लुक पे क्या करेक्टर जो है वो सूट कर सकता है। अब बेशतर ऐसी हैं जिनको नेगेटिव ही करेक्टर मिलते आ रहे हैं, तो उनकी ना अब बंदा उसको देखे ना तो एक वो नेगेटिव वाइब आ रही होती है कि ये असल में भी ऐसी होंगी, बट एक्चुअली ऐसे नहीं नजर आ जाए तो बड़ी नफरत से लोग सीरियसली। ये कुछ ड्रामाज जो आए थे जिसमें ये जो सौतन की बात कर रही हैं, तो एक्चुअली में जब देखें तो वो अदाकाराएं इतनी पोलाइट हैं, इतनी लोगों का बाहर मार्केट में निकलना मुश्किल हो जाता है लिटरली। जैसे वो मेरे पास तुम, बिल्कुल इस ड्रामे की बात कर रहे हैं और किसी ड्रामे का जिक्र नहीं करते, कितना क्रिटिसाइज किया गया इसको। मैं कल परसों भी एक इस ड्रामे से रिलेटेड एक पोस्ट देख रही थी। हमारे जो राइटर हैं मोस्ट सीनियर खलीलुर रहमान कमर साहब, तो वो बता रहे थे कि जब वो मार्केट में निकले थे उन्होंने कहा कि लोगों ने ना ये झोलियां उठा के मुझे बददुआएं देना शुरू कर दी कि दानिश को मारा क्यों। तो इस तरह से लोग दानिश को मारा क्यों, तो लोगों ने ना अपने पर्सनल रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ऐसा होता है क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि स्क्रीन पे जब आप दिखा रहे होते हो, जब आपका मीडिया है, जो आपके ड्रामे हैं, वो बहुत हद तक पॉजिटिव भी होने चाहिए क्योंकि लोग उसका असर लेते हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी में लोग असर लेते हैं। एग्जैक्टली अलमास, वाकई देखिए वो कैरेक्टर है, एक ड्रामा है, एक स्क्रिप्ट है, ये हमारे मॉडल्स को भी पता है। जो वो अगर रैंप वॉक कर रही हैं तो वो बस उस टाइम के लिए एक जॉब है, अगर वो एक्टिंग कर रही हैं तो वो एक स्क्रिप्ट तक वो एक जॉब है, लेकिन लोग नहीं समझते। शायद इसी वजह से वो इस फील्ड को एक बड़ी आखिर की नज़र से देखते होते हैं। बाद की बात है, हम खुद भी नहीं समझते, यानी हमने खुद ही इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रखा। अच्छा, यही वजह है कि मुझे अगर लगे ना कि हो सकता है मैं इस ड्रामे को देखूं या इस कैरेक्टर को, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कई वो चीज़ें रियलाइज ना करने लग जाऊं। लिटरली मैं ड्रामे नहीं देखती इसी वजह से कि एक इंसानी फितरत है ना, हो सकता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत इफेक्ट करती हैं हमारी अपनी, हम लोग फील करते हैं इस बात को कि ये और एक्चुअली हो रहा होता है ना सोसाइटी में ऐसा, तो आप उस तरह से फील करते हैं, लेकिन बहुत बुरा लग रहा होता है। और नेगेटिव कैरेक्टर को हम लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते ना। हमारे ज्यादातर जो है पॉजिटिव कैरेक्टर्स को लाइक करते हैं और नेगेटिव जो भी कैरेक्टर आ रहा होता है वो देख कैसे ये बिल्कुल नहीं अच्छा। लेकिन आप देखिए मार्जिन आपका नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव कैरेक्टर आप बहुत मार्जिन कितनी जल्दी हाईलाइट होता है वो कैरेक्टर, हाईलाइट ज्यादा नेगेटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव को लोग देख कर वो ज्यादा वो याद नहीं रखते जितना नेगेटिव कैरेक्टर विलन को बड़ा याद रखा जाता है। आप रीडिंग के साथ साथ चल रहे होते हैं और बहुत मार्जिन होता है, आपके पास करने का बहुत कुछ होता है, अपने बहुत हद तक आप खुल के देते हैं उस फेम तक तो अच्छी बात है, उस फेम तक तो ठीक है कि आपको मार्जिन ज्यादा मिल जाता है, हाईलाइट हो जाता है, लोग नेगेटिव कैरेक्टर को ज्यादा याद रखते हैं। जैसे वो अब दानिश को मार दिया तो बस उसके पीछे लग गए सारे। मैं भी इसके पीछे लग गई, बेवफाई कर दी। उसने उसको जब थप्पड़ पड़ा था तो लोगों ने कितना एंजॉय किया। माय गॉड, स्क्रीन्स लगी हुई थी और लिटरली मैं उस वक्त मॉल में थी और जो शोर मचा उस वक्त में हमें हैरान कि हुआ क्या। बाद में पता चला अच्छा महविश को थप्पड़ पड़ा है। तो ये नेगेटिव कैरेक्टर को याद रखते हैं, लेकिन ये जो एक्चुअल में असल लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ये नेगेटिविटी तो किसी के अंदर भी नहीं आना चाहिए, हमेशा से पॉजिटिव रहना चाहिए। और आप देखें कि आपकी पर्सनैलिटी पे कितना अच्छा पॉजिटिव। बिल्कुल, इस पे आगे चल के हम बात करेंगे कि हमेशा पॉजिटिव नाज़रीन रहना चाहिए और इस शोबिज़ इंडस्ट्री को पॉजिटिव तरीके से कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं, उस पर बात की जाएगी, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज हमारी
बहुत ज़बरदस्त शख्सियात, बहुत ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं जो कि एक्टिंग से, मॉडलिंग से वाबस्ता हैं, जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि ये जहाँ हमारी खूबसूरती को निखारा जाता है, चाँद लगाए जाते हैं, स्पेशल जब हम मॉडल्स को देखते हैं या एक्टर को देखते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, तो इसके पीछे जिनका हाथ होता है वो हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही है। ख़ासकर इन चीज़ों को हम लिंक करें अपने पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, जिसमें मॉडलिंग की बात करें, जिसमें एक्टिंग की बात करें, कि कैसे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, लोग आना भी चाहते हैं, लेकिन जो एक नेगेटिव चीज़, एक पॉइंट हमने हाईलाइट कर दिया, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया है कि शोबिज़ में नहीं आना, मीडिया में नहीं आना, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। भाई लोग कौन हैं? हम ही तो लोग हैं, लेकिन हमने हमारी सोच को बदलना है, और वो कैसे बदलना है यही हम जानते हैं। हानिया, वो लड़कियाँ देखिए, जैसे मैंने कहा खूबसूरती बहुत है पाकिस्तान के अंदर, नो डाउट, और लड़कियों को क्रेज़ भी है, शौक भी है, लिटरली मुझसे बहुत ज़्यादा मिलती हैं। कोई कहती है हम एंकर बनना चाहती हैं, कोई कहती है हम मॉडल बनना चाहती हैं, एक्टिंग की तरफ आना चाहती हैं, सिंगिंग की तरफ आना चाहती हैं, यानी कि इस फील्ड में इंटरेस्टेड होती हैं। मसला यहाँ पे आता है जब, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि कुछ लोगों की वजह से इस इंडस्ट्री को बड़ा एक नेगेटिव वो टैग मिला हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं है। हम इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, कभी में से आप नहीं हुआ, कभी किसी ने मिसबिहेव नहीं किया, रिस्पेक्ट देते हैं। सो अगर मैं लड़कियों की बात करूँ या साथ लड़कों की, हम मर्द हज़रात को पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, तो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक्टिंग की तरफ आना चाहते हैं, मॉडलिंग की तरफ आना चाहते हैं, या इसके थ्रू अपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहते हैं, वो किन की पॉइंट्स का ख्याल रखें? सबसे पहले तो ये बात मैं क्लियर कर लूँ कि जो लोग नेगेटिव थॉट्स से सोचेंगे कि जिस तरह से आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा शोबिस को और जो की इंडस्ट्री है इसमें लोगों ने नेगेटिव थॉट्स एक बनाए हुए हैं। ऐसे ही है, वो सोचते हैं कि बहुत बुरे लोग होते हैं, अच्छे नहीं होते, और शायद बहुत अच्छे लोग होते हैं। आप इस इंडस्ट्री में आए तो सही, आप दिल से इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट तो करें, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। वो लोग ये समझते हैं शायद ये सब लोग अच्छे नहीं है, और जिस तरह से आपको पता है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ उन्हें। समझने वाले समझ जाते हैं। एक्चुअली ये होती है कि जो आपके एक्टर्स हैं, जो आपके मॉडल्स हैं, अपने घर की टेंशन, अपने घर की बातें, अपना स्ट्रेस वो पीछे छोड़ के आके कितना अच्छा एक स्क्रीन पे वो हम आपसे निगाह जाने के चाहते हैं कि हम हानिया से जरा की पॉइंट जान लें कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो किन चीज़ों का ख्याल रखें। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो ये होता है कि लोग जो है ना सुनी सुनाई बातों पे, ये बात भी है बहुत ये किसी ने बोल दिया, पॉइंट कर दिया कि अच्छे लोग नहीं है, उस फील्ड में मत जाना, शोबिस में। वो तो आपको पता है बहुत सारे लोगों ने ऐसे कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि इस फील्ड में कितने ट्रेक चलता है, और बहुत सारी ऐसी बातें बनाई हुई हैं, बहुत सारे ऐसे भी एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, इस तरह से नहीं होता, अपने टैलेंट पे होता है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप बन सकते हैं। अच्छा, ये बात इसमें बड़ी की जाती है कि भाई जो मॉडल है, जो एक्टर आ रही है, सिफारिशी आती है या फिर एक शॉर्टकट का वो यूज़ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, टैलेंट के बल पे लोग आते हैं, बिल्कुल टैलेंट पे आते हैं। और दूसरा ये देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। अब ये अपने पे डिपेंड करता है कि आप खुद कैसे हैं। अगर आप ये बात है, मैं अक्सर बात करती हूँ कि ताली ना दोनों हाथों से बजती है, दोनों हाथों से आपको चपेट पड़ेगी, तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें अगर इस फील्ड में आप आना चाहते हैं। आप मॉडल को भी बहुत डिसेंट लुक में रहना चाहिए ना, मतलब लोग उसको, अगर वो मॉडल है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नाविश, आप मेरे सैलून पे 3-4 मरतबा आए हैं, मैंने आपको हमेशा बड़ा ग्रेसफुल देखा है, मतलब मैंने नहीं देखा। और एक मैं खुद इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ। मेरे पास एक मॉडल आई थी तो मुझे उनकी बहुत सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगी थी और मैंने उसे अप्रिशिएट नहीं किया। तो साथ ही मेरी जो सैलून की बच्चियाँ, उन्होंने कहा मैम आप छोड़ें, ये तो मॉडल है। मतलब मॉडल को भी अपना इम्पैक्ट ऐसा छोड़ना चाहिए कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, और ये दोनों लोगों का ये अपने हाथ में है कि आप कैसे इस सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं। निगार शाह साहिबा, आप हमें बताएं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, मॉडलिंग की हो, एक्टिंग की हो, एंकरिंग की हो, शोबिस की, मीडिया की इंडस्ट्री की हम ऑल ओवर बात करते हैं, यकीन उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। देखिए टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। आप जाएं यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, लोग आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, लेकिन कैसे उनके माइंड को क्लियर करें। ये जो एक नेगेटिव पॉइंट कुछ लोगों ने अनफॉर्चुनेटली छोड़ा हुआ है, उसको कैसे क्लियर करें ताकि हम जो वेस्ट की एग्जांपल देते हैं या पड़ोसी मुल्क की एग्जांपल देते हैं, वो लोग हमारी एग्जांपल दें कि भाई पाकिस्तान की इंडस्ट्री कितना बूस्ट कर रही है। इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं।
अगर हम बात करें पब्लिक के हवाले से तो उनको इतनी अवेयरनेस हो जानी चाहिए। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल, अब तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी एक आवाज़ निकालेंगे पूरी दुनिया में जाएगी। तो पहले तो पब्लिक को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिस तरह आप बाकी जगहों पे अच्छे बुरे लोगों को लेके चलते हैं तो यहाँ पे भी है, आप इसको भी आप उसी सेंस मिले, ताकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और आपको बुरे लोग भी मिलेंगे। और एज फार एज मीडिया इज कंसर्न, अगर हम मीडिया की बात करें तो उनको भी अपना अच्छा इम्पैक्ट डालना चाहिए। शॉर्ट है मैसेज 10 सेकंड का। मैसेज ये है कि मेरा अपने सारे जो पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, राइटर्स जो भी हैं, आप टैलेंट निकालें, ये आपका काम है। टैलेंट ढूंढें, टैलेंट फिर रहा है, आपको नजर नहीं आता, आपने बस उसको तलाश करना है। जी अलमास 30 सेकंड का मैसेज। मैं चूँकि ब्यूटी के शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मैं यही कहूँगी कि ब्यूटी इन्हेंस करने के लिए सिर्फ मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, आपको अपनी डाइट का, अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए और पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। हानिया 10 सेकंड का पैगाम नाज़रीन को। मैं जिस तरह से आज का टॉपिक था एक्टिंग पे, मॉडलिंग पे, मैं उन जो लोग आना चाहते हैं शोबिस में या ज्वाइन करना चाहते हैं मॉडलिंग या एक्टिंग शोबिस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन लोगों को सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप नेगेटिव थॉट्स को तो साइड पे रखें। और अगर आप में पैशन है और आप बनना चाहते हैं एक्टर, तो आप बहुत सारे ऐसी जगह से होते हैं जहाँ पर चैनल्स पर ऑडिशंस हो रहे होते हैं, वहाँ पर जाएं, ट्राई करें। और बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो हैं वो पोस्ट, अच्छा आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, FB पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगी होती हैं कि नीट मॉडल्स, तो वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया निगार शाह साहब आपका, अलमास आपका, हानिया आपका, आप तीनों ख़वातीन ने हमें वक्त दिया, इतनी खूबसूरत डिस्कशन रही। मेरा बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा था कि ये गुफ्तगू रुके, लेकिन चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, नाज़रीन ऐसी और इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगी। अभी तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।